अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। काइंडली आप सब मुझे लाजमी बताइएगा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, और नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, उसको भी साथ साथ कमेंट करते जाइएगा। हम 2 4 5 मिनट इंतज़ार करेंगे ताकि कुछ ने अगर ज्वाइन करना है तो वो कर लें। देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट। और अगर आपकी कोई वैसे क्यूरी है, आप लोग उतनी देर नीचे कमेंट कर दें। फर्दर आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। हर चीज़ इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ एमबीबीएस इज डिफरेंट फ्रॉम एफएससी, जो सबसे बड़ी गलती होती है। देन व्हाट इज द बुक सिलेक्शन, आप लोग बुक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी बुक आप लोग के लिए कितनी अच्छी होगी और क्यों अच्छी होगी। और हाउ यू पीपल कैन गेट गुड मार्क्स और डिस्टिंक्शंस, हाउ यू कैन मेक अ गुड मोमेंटम विद योर प्रोफेशनल लाइफ। साथ साथ आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे एमबीबीएस में आप लोग जो फेस करोगे वो होगा, आप लोग अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं रख पाओगे। या आप पढ़ लोगे या आप खेल लोगे, एक चीज़ होगी। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको हर एस्पेक्ट से गाइड करूँ ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो। बिकॉज अभी फर्स्ट ईयर है तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं पता जो आप वक्त के साथ सीखेंगे। बट आई विल टेल यू द एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, माई एक्सपीरियंस, एवरीवन्स एक्सपीरियंस, which will definitely help you to become a good doctor। आप सब भी अपने दोस्तों को लाजमी टैग करें। देखिए, आप सबके लिए ये वेबिनार करवाया गया है। जो जो हो सकता है ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, आप लोग नीचे टैग करते जाएं ताकि वो ग्रुप में जब ऐड हों वो ये वीडियो देख लें। तो आप लोग उतनी देर 2 3 मिनट में आप सब जितने आपके दोस्त हैं उन सबको टैग करें, मैक्सिमम लोगों को टैग करें। देखें, इट इज़ ऑल्सो सदका जारिया। इफ़ यू हेल्प समवन, हो सकता है आप लोग के टैग करने से उनकी हेल्प हो जाए। और इफ़ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल फॉर योर सेल्फ देन मस्ट यूज इट फॉर योर फेलोज एज वेल। आप लोग एंटर हुए मेडिकल फील्ड में, सबसे पहला जिधर आप लोग ये मोटो और एम लेके आते हो दैट वी वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो याद रखिएगा, सर्विंग ह्यूमैनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी का फ्री इलाज करना है। जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में जो मुझे लगता है विच इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन आवर सोसाइटी इज दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग फ्री फॉर समवन इट इज हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी। अगर आप किसी की वैसे हेल्प कर देते हो, आप किसी की मॉरली हेल्प करते हो, आप किसी को कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, या आपको कोई अच्छा मटेरियल मिल रहा है, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप लोग अभी ऑब्वियसली पेशेंट नहीं चेक कर सकते। क्या करो, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अपने कोलीग्स को दो। उससे क्या होगा, व्हेन दे विल स्टडी, हो सकता है किसी की लाइफ उधर से बच जाए, हो सकता है वो कॉन्सेप्ट किसी के काम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने आपके साथ एक यू वर्ल्ड का एट्रियल फिब्रिलेशन का क्लिनिकल शेयर किया था। उसमें मैंने बताया कि समटाइम्स हो सकता है आप घर किसी की पल्स फील करो, अपने मदर फादर की, और आपको पल्स समझना है कि ये तो बिल्कुल इरेगुलर है, वो कॉन्शियस है बट स्टिल इरेगुलर पल्स है, ब्लड प्रेशर आपसे चेक नहीं हो रहा। यू कैन थिंक अबाउट दैट फिब्रिलेशन। लाइक अगर उनको हार्ट का मसला है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं आपको पता लग रहा है, स्प्रेड इट। तो इस वजह से मैक्सिमम लोगों को आप लोग टैग करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फायदा हो। और मैं स्टार्ट करूंगा फिर आफ्टर 2 मिनट्स, और फिर आप लोगों को मैं साथ साथ गाइड करता जाऊंगा किस तरह आप लोग अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। तो बस एमबीबीएस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप लोग समझ जाएं कि सर्विंग ह्यूमैनिटी इज नॉट ऑल अबाउट कि आपने किसी का फ्री इलाज किया। इट इज सर्विंग ह्यूमैनिटी। आप लोग का एम अगर था तो आज एक दूसरे पे पढ़ाई की वजह से ग्रजेस नहीं होने चाहिए। एक जो आप लोग बड़ा देखोगे अपने आसपास के, आप पढ़ रहे हो तो आपको कहोगे ये स्नेक है, ये पढ़ रहा है। देखें, अगर आप पढ़ रहे हो ना, यू आर बेटर देन थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। द रीजन इज बिकॉज यू आर सिंसियर विद योर प्रोफेशन। स्नेक इज द वन जो कि अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर नहीं है। जो अपने प्रोफेशन के साथ जो सिंसियर नहीं होगा, ऑब्वियसली जब वो बाद में जाएगा, वो शुरू में फेलियर्स हो सकता है फेस करे क्योंकि उसने पढ़ा नहीं होगा, उसको चीजें नहीं आती होगी। जब वो फेलियर्स फेस करेगा वो फ्रस्ट्रेट होगा, और वो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलेगी? ऑब्वियसली ऑन योर पेशेंट्स। और जब पेशेंट्स पे निकलेगी यू विल नेवर बिकम अ गुड डॉक्टर। ये बात याद रखिएगा, हर चीज इंटरलिंक्ड है।
चलें, अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं। उससे पहले अगेन आई रिपीट, सब अपने दोस्तों को जल्दी से टैग कर दें ताकि सब सुन सकें। और मैं अब स्टार्ट करने लगा हूं ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना हो। चलें, सबसे पहले एमबीबीएस इज डिफरेंट फ्रॉम एफएससी। ये पॉइंट आपने जहन में उठा लें कि आप लोग एमबीबीएस में आए हो, ये एफएससी से बिल्कुल डिफरेंट बोल गए मैं। जो आपकी एफएससी थी ना, वो आप लोगों को पता है कि एक स्पेसिफिक नॉलेज था, आपने उसको रट्टा मार लिया, आपने उसको जैसे मर्जी कर लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया। आपको नंबर पता तब मिलते थे जब आपने रट्टा मार के वैसी चीज बुक की लिखा है। ये एफएससी थी। एमबीबीएस ये नहीं है। एमबीबीएस में नॉलेज इतना ब्रॉड है कि आप हर चीज को रट्टा नहीं मार सकते। पहली बात, आप बिल्कुल सेचुरेट हो जाओगे और आप कुछ भी नहीं तैयार कर पाओगे। अगर आप सिर्फ रट्टे पे जाओगे, आपको भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओगे। आप रट्टा मार ही नहीं सकते, पहली चीज होगी। दूसरी चीज, आप फिर किस तरह एमबीबीएस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एमबीबीएस में कोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पढ़ना होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमेशा याद रखें, एमबीबीएस में प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। आप लोगों ने हमेशा जब भी कोर्स पढ़ना है तो आप सबसे पहले वो कोर्स पढ़ते हो जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी कोर्स हमेशा वो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स आपको कैसे पता लग सकता है? आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है। गाइडलाइंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो आपकी गाइडलाइंस बनाई हुई है, वो 7 गोल्ड मेडल जिसके है उन्होंने बनाई हुई है, मैंने देखी है। आई एम आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। उसके अलावा जो आपके एडमिन गाइड कर रहे हैं, दे ऑल आर ऑलमोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट। उनके भी इस साल डिस्टिंक्शन आई है माशाल्लाह। और फर्दर आप लोग की और अपडेट्स होती रहती है और चीजें आप लोग को सेंड की जाती है। तो गाइडलाइन बनाई गई होती है सबके अकॉर्डिंग। तो गाइडलाइन हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या करेगी? आपको स्टडी ओरिएंट करेगी, आपको गोल ओरिएंटेड कर देगी, आपको बता देगी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको जब भी पढ़ना है तो फोकस से पढ़ना है। फिर आप लोगों ने जाना होता है पास पेपर्स की तरफ। पास पेपर देखा करें, टॉपिकल पास पेपर्स भी शेयर हो जाते हैं गाइडलाइंस के साथ। इंशाल्लाह पास पेपर्स ऐड हो रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। पास पेपर्स के क्वेश्चन शेयर हो जाते हैं, आप पास पेपर खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल आमने इकबाल के अच्छे हैं, तो उससे क्या होता है, जब आप पास पेपर से क्वेश्चन देखते हो आपको पता लगता है ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट पता होगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज अनइम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप ओवरऑल पढ़ते हो ना एक बुक को, तो आप अनइम्पोर्टेंट को भी उतनी प्रेफरेंस देते हो, इंपॉर्टेंट को भी उतनी वेटेज देते हो। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनाटमी एग्जाम, तो आप 7 बुक्स रिवाइज करके जानी होगी और 7 बुक्स नहीं रिवाइज होती। याद रखें, अगर आपने एक प्रॉपर वे और प्रॉपर चैनल के थ्रू पढ़ा, आप हर चीज रिवाइज करके जाओगे। लेकिन अगर आपने हर अनइम्पोर्टेंट चीज को, हर इंपॉर्टेंट चीज को इकट्ठा पढ़ लिया, तो आपका कोर्स भी बहुत लिमिटेड कवर होगा। कोर्स लिमिटेड कवर होने के अलावा जब आप जाओगे प्रॉफ के लिए, तो आप डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि आपसे अनइम्पोर्टेंट चीजें भी नहीं कवर हो रही होंगी, इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर नहीं हो रही होगी, तो आप के अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो याद रखें, एमबीबीएस इज नॉट एफएससी। सो आप लोगों ने जब भी एमबीबीएस का कुछ भी पढ़ना है, तो आप लोग को पहले गाइडलाइंस को देखना है, उससे निशान लगाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले अच्छे से करें। उसके कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करने के लिए आपको आगे पीछे वाला नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 3 टॉपिक है, उसमें से सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप फर्स्ट टॉपिक को रीड करें, सेकंड टॉपिक पर जब आए उसको फोकस करें, थर्ड टॉपिक को रीड करें। यानी अनइम्पोर्टेंट को रीड करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करने की ट्राई करें और उसको अच्छे से और फोकस के साथ रीड करें। ये पहला तरीका हो गया। फिर उसके बाद जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करें, जब सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो आप उन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का उनको और पक्का करें। अब उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो बहुत रिपीटेडली नहीं पूछे गए, लेकिन कभी कभार उनका सवाल आ जाता है, इस तरह के टॉपिक्स में। तो इस तरह जब आप 1 बाय 1 तैयारी करेंगे तो आपको पता होगा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। जब प्रॉफ में आप इंपॉर्टेंट सब कुछ तैयार करके जाएंगे, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको गाइडलाइन में प्रोवाइड किए गए हैं, वो 80 to 90% ऑफ योर पेपर लाजमी कवर करवाएंगे। जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलेशंस आप लोग पढ़ेंगे, एनाटमी में रिलेशंस होते हैं। जब एनाटमी के रिलेशंस आप लोग पढ़ोगे, आपको समझ आ रहा होगा, आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग फिर याद करने की कोशिश कर रहे होगे कि नहीं मैंने याद करने हैं, मैं याद कर लूंगा, हो जाएंगे, नहीं होंगे। फायदा ही नहीं, उस ना उसने पेपर में आना है, ना उसने याद रहना है, उसकी वजह से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले फर्स्ट चैप्टर में लोअर लिम्ब में रिलेशंस याद कर रहे हैं, उधर से आप फेमोरल फेमोरल कनाल के कोई कंटेंट पूछेगा, आपको मिक्स हो जाएंगे।
इसलिए याद रखें, जो चीजें नहीं आती उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है। रिलेशंस आप लोग किस तरह कर सकते हो, रिलेशंस आप लोगों को एनाटॉमी में करने की जरूरत ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट एक या दो रिलेशन मैक्सिमम आपको गाइडलाइन में प्रोवाइड किया, उनको याद कर लेना। तो सबसे पहला पॉइंट, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एमबीबीएस में हमेशा स्मार्टली स्टडी करना है। हार्ड स्टडी होती है और एक स्मार्ट स्टडी होती है। एफएससी के लेवल तक अगर आप हार्ड स्टडी करते हो ना, तो आप स्मार्ट स्टडी को काट सकते हो। लेकिन एमबीबीएस में याद रखें, आप अगर स्मार्ट स्टडी नहीं करते, सिर्फ हार्ड स्टडी करते हो, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आखिरी 3-4 महीने पढ़ेंगे और वो पूरा साल पढ़ने वालों से बेहतर नंबर ले लेंगे। उसकी रीजन ये होगी कि उन्होंने आखिरी 3-4 महीने स्मार्टली पढ़ा होगा। और जो बहुत अच्छे मार्क्स और डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं, उनको स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी दोनों का कॉम्बिनेशन करना होता है। कि वो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी देते हैं, बट बाकी टॉपिक्स को वो लाजमी रीड करते हैं, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखते हैं, और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एंड पे जब प्रॉफ के करीब आते हैं या पहले भी, जब उनको फिजिबल लगता है, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना लेते हैं। पहली चीज। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एनाटमी। अब मैं सबसे पहले, आपको पता है 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अब मैं सबसे पहले एनाटमी कवर करूंगा। आप लोगों का कोई एनाटमी का क्वेश्चन होगा, कोई आप चीज पूछना चाहते होंगे कि किस तरह करनी है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स आप लोग के शो हो रहे हैं। मैं आपको जब एनाटमी कंप्लीट हो जाएगी, एनाटमी का सारा बता दूंगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस पे आऊंगा। इस वजह से कोई आपके जहन में क्वेश्चन, आप यहाँ कमेंट डाउन करें। और जो न्यू बच्चे आए हैं, अगेन मैं सबके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि अपने सारे दोस्तों को टैग करें, ताकि आप लोगों को फायदा हो, बाकी आपके दोस्तों को फायदा हो। आज आप किसी की हेल्प करेंगे ना, ये मेरे से लिखवा लें या किसी से भी लिखवा लें, कि आपको कल कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। अगर आज आप सोचेंगे ना कि ये चीज सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए, ये आएगा मेडिकल में, आप आ गए, ये जेहन में सवाल आएगा, ये चीज सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए, भाई आप फिर किस चीज के डॉक्टर बन रहे हो? इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द नॉलेज टू योरसेल्फ, आपका ये नॉलेज सब तक जाना चाहिए। आपको कोई चीज पता लग रही है, आपको लगता है ये आपके लिए अच्छी है, तो बाकियों को भी पता लगनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने एट द एंड लोगों की जान बचानी है। ये आप लोग इस टाइम डॉक्टर बन रहे हो, यू आर नॉट बिकमिंग इंजीनियर, के आपने कंपटीशन लगाना है। दिस इज नॉट अ कम्पिटिटिव फील्ड, दिस इज नॉट अ कम्पिटिटिव फील्ड। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन मेडिकल, आप याद रखें, इट इज नॉट अ कंपटीशन, इट इज नॉट अ रेस। ये आप लोगों ने इसलिए अच्छा पढ़ना है कि आप लोगों ने अच्छा इलाज करना है। आप लोग अपने लिए, फॉर एग्जांपल आपको बुखार होता है, आप क्या चाहते हो कि आपका कोई ऐसा बंदा ट्रीटमेंट करे जो कि जल्दी आपको सेहतयाब कर दे। सही हो गया। शफा हाथ में कैसे आती है? शफा हमेशा उसके हाथ में आती है हु इज सिंसियर टू दैट फील्ड। तो आप लोग जो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए अच्छा समझते हो ना, कभी आप लोग चाहोगे कि किसी की नेग्लिजेंस के वजह से उनको कोई नुकसान हो जाए या उनकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए? अगर आप नहीं किसी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए नहीं चाहते हो जो चीज, फिर आप लोग उस लाइन पे कभी ना चलिएगा। चलें, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनाटमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको बुक सिलेक्शन में बड़ा मसला आता है। यूएचएस के लिए मैं बुक सिलेक्शन आपको सबसे पहले बताता हूँ। जो अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब और थोरेक्स है, ये जो तीनों ग्रॉस एनाटमी के है, इसके लिए बीडी इज अ गुड बुक। अब बीडी, समटाइम्स बच्चे कहेंगे केएलएम। अब मैं बताता हूँ कि बीडी को किस तरह आपने केएलएम के साथ यूज करना है। आप लोग बीडी यूज करोगे एज अ मेन बुक, केएलएम को आप यूज करोगे फॉर द मसल टेबल्स। जो बीडी है उसमें मसल टेबल्स की काफी ज्यादा डिटेल्स लिखी हुई है, तो वो इतनी ज्यादा डिटेल्स आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बीडी में इतनी जितनी डिटेल है उतनी आपको करने की जरूरत नहीं। यू कैन डू मसल टेबल फ्रॉम द केएलएम, केएलएम इज द रिकमेंडेड बुक। बिसाइड्स दिस, केएलएम के क्लिनिकल्स करने हैं। केएलएम के क्लिनिकल्स पे आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाई गई है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, और लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स ने देखी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से काफी एमसीक्यूज भी आए, क्लिनिकल्स भी आए, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट केएलएम के क्लिनिकल्स उसमें आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपके कवर करवा दिए जाए। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, वो आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर हुई थी, अगेन शेयर हो जाएगी। आप लोग चैनल पे जाके खुद भी ढूंढ सकते हो। वो मैक्सिमम 2 आवर्स की वीडियो है जिसमें सारे क्लिनिकल्स कवर करवाए गए थे, इंपॉर्टेंट वाले केएलएम से। तो वो आपने करने है। बीडी तो आपने करनी ही करनी है। फिर आप लोगों ने जो केएलएम है, उसमें से जो मसल टेबल के बाद डिटेल होती है, उसका एक पेज होता है जिसमें वो मसल के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल के रेक्टस फेमोरस इज अ रनिंग मसल, ट्रेपीजियस इज अ श्रगिंग मसल, क्लाइंबिंग मसल। तो इस तरह की जो डिटेल्स है, ये यूजुअली एमसीक्यूज में
पूछी जाती है। समटाइम्स ये आप लोग से वाइवा में पूछी जाती है, कौन सा ट्रिगर मसल कौन सा है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, ये आपको केएलएम के मसल टेबल के आगे एक पेज की डिटेल होती है, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप लोगों ने वो टेबल पढ़ लेना है और वो पॉइंट्स आप बीडी में ऐड कर सकते हो, वो आप बीडी में ऐड कर लो। मसल टेबल केएलएम से हो गए, बाकी सब कुछ बीडी से हुआ। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट केएलएम से करने हैं, आप लोगों को मेंशन्ड है कौन से इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है। और केएलएम के क्लिनिकल्स की वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे विद द एक्सप्लेनेशन, किस तरह प्रॉफ में आते हैं, किस तरह एमसीक्यूज आते हैं। और इस साल काफी बच्चों के रिव्यूज थे कि उसमें से काफी एमसीक्यूज भी आए थे। सो आप लोग वो देख सकते हो। तो ये आपका हो गया अपर लिम, लोअर लिम एंड थोरैक्स। What is the book which will be useful for the MCQs? सबसे बड़ा सवाल MCQs, जिसने तो अच्छे मार्क्स और डिस्टिंक्शन लेनी है ना, उसको MCQs आने चाहिए। और MCQs मोस्टली अगर आप लोगों को का जहन उस तरह से प्रिपेयर ना होना कि MCQs आ जाएंगे, कि किस तरह के MCQs आएंगे। पता तो आप सबको है कि MCQs आने हैं, लेकिन आपको आइडिया ना हो कि किस तरह के MCQs आएंगे, तो आप लोग ऑब्वियसली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो एमसीक्यूज के लिए बेस्ट बुक है BRS ग्रोस एनेटमी। ये भी मैं सिर्फ ग्रोस एनेटमी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जिन्होंने केएलएम की जगह स्नेल्स की टेबल किया है ना, मसल टेबल, वो भी ठीक है। या स्नेल के मसल टेबल करने या केएलएम के करने, कोई मसला नहीं है, दोनों के अच्छे लिखे हुए हैं, दोनों के प्रिसाइज और जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने जो एमसीक्यूज के लिए बुक यूज करनी है, दे आर BRS ग्रोस एनेटमी। ये आपको बहुत अच्छे से एमसीक्यूज आने चाहिए इसके। उसकी रीजन आप सुने। जब भी बुक यूज करनी है फर्स्ट ईयर में या किसी भी ईयर में, एक असूल याद रखिएगा, हमेशा वो बुक यूज करते हैं जिसके पीछे एक्सप्लेनेशन हो। इट इज नॉट एफएससी, इट इज नॉट एमडीकैट के आप लोग 2000 एमसीक्यू सॉल्व कर लें या आप 4000 एमसीक्यू सॉल्व कर लें तो आप लोग प्रो हो जाएंगे एमसीक्यूज में। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों ने अगर एमसीक्यूज में प्रो होना है तो आप बेशक 15 एमसीक्यूज करें, बेशक 20 करें, लेकिन वो एमसीक्यूज शुड बी हाई यील्ड, अच्छे एमसीक्यूज होने चाहिए। आप लोग के अच्छे एमसीक्यूज आपको बीआरएस ग्रोस में मिलेंगे। इधर बहुत से लोगों ने इंतहाई लो स्टैंडर्ड की बुक्स बनाई हुई है, जिसमें उन्होंने एमसीक्यूज भर दिए हैं और बच्चों को कहते हैं कि 2000 एमसीक्यूज कर लें आपके नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये आप एमडी कैट में नहीं हो, आप एफएससी में नहीं हो, जो आप 10,000 एमसीक्यूज कर लोगे तो एमसीक्यू मार्क्स आ जाएंगे। यू आर इन द क्लिनिकल फील्ड नाउ। एमबीबीएस है, ये क्लिनिकल फील्ड है, ये डिफरेंट बॉल गेम है। अगेन यहाँ पे एमसीक्यूज करो, बेशक 50 करो, बेशक 20 करो, लेकिन वो जो 20 या 50 करो ना, वो अच्छे वाले करो। और अच्छे वाले एमसीक्यूज आपको बीआरएस ग्रोस एनाटमी में मिल सकते हैं, आपको स्नेल और केएलएम में भी मिल सकते हैं, ग्रे एनाटमी के भी मिल सकते हैं। हमेशा मैं फर्स्ट रिकमेंडेशन देता हूँ बीआरएस ग्रोस की, क्योंकि इसके क्लिनिकल एमसीक्यूज बहुत अच्छे लिखे हुए हैं और उसमें से आप लोग एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ते हो ना, तो आपको एमसीक्यूज में बहुत फायदा होता है। अब आप लोगों ने याद क्या रखना है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं ऑथेंटिक बुक से, विच इज बीआरएस ग्रोस। और आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी पढ़नी है। कभी भी एमसीक्यूज इस तरह सॉल्व नहीं करना कि बस एबीसीडी टिक लगाया, पीछे से एबीसीडी देखा, हाँ सही है, बस खत्म। नहीं, एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन पढ़े। अब यूएसएमएलई की मैं आपको एक बात बताता हूँ। यूएसएमएलई आप लोग बड़ा सुनते होंगे, उसमें यू वर्ल्ड यूज होता है। यू वर्ल्ड इज एमसीक्यू साइट जिसमें काफी अच्छे एमसीक्यूज होते हैं। मैं कभी कभार आप लोग के उधर जो एमसीक्यूज भेजता होता हूँ, जो काफी क्लिनिकल होते हैं, मैं कहता हूँ जस्ट ट्राई टू सॉल्व, बेशक आपको ना भी आता हो, तो वो बेसिकली यू वर्ल्ड का होता है। तो जो यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज होते हैं, आप लोग देखते हो कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, आप लोग उनके आंसर देखें, स्टेटमेंट से 10 गुना बड़े बड़े उन्होंने आंसर की एक्सप्लेनेशन दी होती है। अब कोई बच्चा एक्सप्लेनेशन के बगैर आंसर उसका लगाए और कोई एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर लगाए, बताएं किसका फायदा होगा। उन्होंने अगर इतना बड़ा कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया है और उसके में अंदर इतने एमसीक्यूज डाले हैं, उसके बाद इतनी एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसके पीछे कोई रीजन थी कि आप लोग जब अच्छा क्लिनिकल पढ़ते हो, अच्छा क्लिनिकल इंटरप्रेट करते हो, तो आपके पास एक पॉइंट नहीं आता, आपको 10 पॉइंट पता लगते हैं। आपको पता लगता है कि अच्छा ब्लड प्रेशर का क्या ताल्लुक था, अच्छा इसका क्या ताल्लुक था, आपको हर चीज पता लगती है। उससे क्या होता है, आपका एक कॉन्सेप्ट नहीं, आपके 5 7 10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब यही आप 200 कोई एमसीक्यू सॉल्व कर लो जो कि एक एक लाइन का हो और जिसका कोई स्टैंडर्ड ना हो, आप वो 200 एमसीक्यूज करोगे, इसका कोई वर्थ नहीं है। ना आपको लाइफ में उसने कभी काम आना है, ना आपको उसको प्रॉफ में काम आना है। वो आपका टाइम अच्छे से बस वेस्ट करेगा। तो याद रखिएगा कि अच्छे एमसीक्यू सॉल्व क्या करें विद एक्सप्लेनेशन। ये मैं बार बार जोर देता हूँ, क्योंकि बच्चे ये बार बार गलती करते हैं।
तो मैं अभी बार बार जोर दे देता हूँ कि ना गलती करें। नाउ आई एम गोइंग टू द जनरल एनाटमी, जिसको आप लोग जीए कहते हो, जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी करनी है लाइफ साइंस से, बाकी इसकी गाइडलाइंस फॉलो करें। उसमें 2 4 5 टॉपिक्स है जो मैंने बताए हुए हैं, जो जनरल एनाटमी बाय गुलाम अहमद है उसमें से करने हैं, वो कुछ टॉपिक्स है। लेकिन लाइफ साइंस बहुत छोटी सी बुक है जो आपने सारी करनी है। अब उस बुक का क्या फायदा होगा आपको, वो छोटी सी बुक है और उसमें से आपका एक एससीक्यूज ऑलमोस्ट आ जाता है, हाफ टू वन एससीक्यू, 4 5 एमसीक्यूज आ जाते हैं। कितने मार्क्स कवर हो गए? ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स, जो कि फ्री के होते हैं। जनरल एनाटमी साल के स्टार्ट में आपको नहीं याद होती होगी, क्योंकि उसकी रीजन यह है कि आपने अभी अपर लिम नहीं पढ़ा, आपने लोअर लिम नहीं पढ़ा, आपने डिफरेंट टर्म्स नहीं पढ़ी, बट आपने बोन्स सारी नहीं पढ़ी होती। जब आपकी ऑलमोस्ट ये हो जाएगा ना, सारा सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद आपको जनरल एनाटमी बड़ी आसान लगती है। जनरल एनाटमी आप 1 या 2 दिन में ना पूरी खत्म कर सकते हो अगर आप सही तरह से करो। अब उसका क्या फायदा, आपने देखे 2 दिन लगाए, 2 दिन में आपने जनरल एनाटमी खत्म की, आपको उसका एससीक्यू ऑलमोस्ट आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 5 एमसीक्यूज आने जो इतने मुश्किल नहीं आते, उसके उसके तो क्लिनिकल नहीं बनने ना इतने मुश्किल, वो 4 5 आपके एमसीक्यूज भी सही हो जाते हैं, आपके 10 नंबर पक्के होते हैं। अब मैं आता हूँ, जो सप्ली वाले बच्चे होते हैं ना, बड़े बच्चे ऐसे होंगे आप लोगों में से जो कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे, जो नॉर्मल पढ़ते हैं ना, और वो चाहते हैं कि सबसे अच्छा क्या होना चाहिए। ग्रोथ तो उन्होंने अच्छी कर लेनी है, साथ जनरल एनाटमी को जो सबसे ज्यादा निगलेक्ट करके जाते हैं वो कोई निगलेक्ट ना करके जाए। जनरल एनाटमी सबसे कम कोर्स है, सबसे ज्यादा मार्क्स फ्री के मिलते हैं उसके, और वो आपके जो अक्सर होता है ना, जो सप्ली आती है 48 49 47 पे भी आई होती है, और उनसे पूछो उन्होंने जनरल एनाटमी की नहीं होती। जनरल एनाटमी बच्चों 2 दिन का काम है, अगर आपका सारे रीजन हो गया 2 दिन लगेंगे, आपको जनरल एनाटमी फिंगर टिप्स भी आती होगी, इतनी इजी है। तो ये वाली आप लोग अच्छे से करके जाना कि आप लोग के 10 12 मार्क्स कभी भी ना कटे, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बाकियों में कटने का अंदर फिर भी चांस निकल आता है, इनमें नहीं निकलता। एम्ब्रियो, नाउ गो फॉर द एम्ब्रियोलॉजी। जो एम्ब्रियोलॉजी होती है आप लोगों को मुश्किल लगती है, सबसे पहले केएलएम से आप लोग पढ़ोगे मुश्किल। एम्ब्रियोलॉजी की एक बुक का नाम सुनोगे, शर्जील। फर्स्ट ईयर में वो प्रोहिबिटेड है, नहीं यूज करनी। अगर आप यूज करोगे एम्ब्रियोलॉजी के, आपके कोई मार्क्स नहीं आएंगे। शर्जील फर्स्ट ईयर की बुक नहीं है, ये अपने जहन में बैठा लें। शर्जील इज अ शॉर्ट बुक ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी विच विल हेल्प इन सेकंड ईयर एमबीबीएस, नो डाउट उसमें वो थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करेगी, लेकिन वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में बिल्कुल हेल्प नहीं करती। ना आपका एससीक्यू सॉल्व होगा, ना आपके एमसीक्यू सॉल्व होंगे। तो इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एम्ब्रियोलॉजी, याद रखिएगा केएलएम आपको करनी है। केएलएम आप किस तरह कर सकते हो, आप लोग डॉक्टर नजीब सुन सकते हो। एक बड़ा आप लोग का रिपीटेडली क्वेश्चन उठता है कि इन छुट्टियों में हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, वी आर अनेबल टू स्टडी इन दीज हॉलीडेज, या कोई भी हॉलीडेज आती है उसमें नहीं पढ़ा जाता। याद रखें, जब भी कोई हॉलीडेज है ना, बुक उठाने की तो जरूरत ही नहीं है, आप लोग वो चीजें कर लिया करें जो वीडियो बेस्ड होती हैं। जैसे आप लोग जो केएलएम, जो आपकी एम्ब्रियोलॉजी है ना, आप वो डॉक्टर नजीब की बहुत अच्छी वीडियो है। डॉक्टर नजीब से अगर आप करते हो एम्ब्रियोलॉजी, तो आपको टाइम लगता है, आपको 2 4 5 दिन में डेडिकेटेडली देने पड़ते हैं। अब वो क्या होता है, जब छुट्टियां होती है, बुक तो आपका पढ़ने का दिल नहीं करता, एक रजिस्टर उठाएं, डॉक्टर नजीब को सुनना स्टार्ट कर दें, और डॉक्टर नजीब के केएलएम के जो एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो सुन लें। आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, डॉक्टर नजीब को बाद में सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर नजीब को 1.5x से 2x पे सुना करे, 1x पे उनको सुनना बड़ा मुश्किल होता है। तो याद रखें, 1.5x पे सुन ले, 1x पे सुनना है, 1x पे वो आपकी मर्जी है, बट वेन एवर आई यूज टू स्टडी, तो मैं हमेशा 2x पे सुनता था उनको। तो याद रखें कि आप लोगों ने इस तरह की छुट्टियां यूटिलाइज करनी है बाय लिसनिंग टू द लेक्चर्स। बाकी आप लोग से बुक्स नहीं पढ़ी जानी, जब छुट्टियां होती है बुक्स नहीं पढ़ी जाती। चले, एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप डॉक्टर नजीब सुने, केएलएम यूज करें, केएलएम के क्लिनिकल अब क्या करें। देखें, यूएचएस ना 2 सालों से थोड़ा चेंज, यूएचएस में अब डॉक्टर जुवेदा कराम आपको पता है वीसी यूएचएस है, एंड ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज के थोड़ा क्लिनिकल पेपर की तरफ लेके जाया जाए। पहले गाइटन की जगह लोग फिरदौस पढ़ के फिजियोलॉजी आप लोग सुनते होंगे, फिरदौस बड़ी आप लोग की साथी होगी, बड़ा अच्छी बुक आप लोग को लगती होगी कि बड़ा साथ दे रही है, हर टाइम फेल होने से बचा देती है, बट ये प्रॉफ में फेल भी अब करवा देती है। उसकी रीजन ये है कि अब थोड़ा क्लिनिकल साइड पे ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा क्लिनिकल पेपर दिया जाए, जो कि छोटी बुक से ना हो, जो शॉर्ट बुक से ना हो। और उसकी वजह से आप लोगों की जो ये शर्जील वगैरह ऐसी बुक्स थी ना, इनमें से पेपर आना बंद हो गया।
मतलब इनमें जो टॉपिक्स नहीं है ना वो पेपर ही उसमें से उठा के देते हैं। तो याद रखें इनमें क्लिनिकल्स नहीं है। क्लिनिकल्स आप लोगों ने वैसे भी केएलएम से करने होते हैं, तो क्लिनिकल्स पे आप फोकस करें। जो है फर्स्ट ईयर के क्लिनिकल्स में से अब एससीक्यूज आते हैं यूजुअली, उसके अलावा भी आते हैं। डॉक्टर नजीब सुने और केएलएम यूज करें, पास्ट क्वेश्चंस देखें, पास्ट क्वेश्चंस को अच्छे से करें पहले। फिर एक ना टेबल होगा, फिफ्थ चैप्टर होगा, उसमें होगा डिफरेंट डेरिवेटिव्स, एक्टोडर्म के एंडोडर्म के डिफरेंट डेरिवेटिव्स होंगे। ये डेरिवेटिव्स कर लेना, 2 से 3 एमसीक्यूज इसमें से आने हैं, ये आज लिखने प्रॉफ में 2 से 3 एमसीक्यूज इस एक पेज में से आने हैं, उसमें डेरिवेटिव्स बताए होंगे। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसमें से लाजमी आना होता है। आप 10 साल के पेपर उठा के देख ले, आपको हर साल नजर आएगी चीज। उसकी रीजन होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है, और जो अनइंपॉर्टेंट होती है वो हमेशा ही अनइंपॉर्टेंट होती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें से याद रखें, जो एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना वो एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। ये पॉइंट बच्चों को समझ नहीं आता। जो एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि उसकी कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन है या उसने लाइफ में कभी काम आना है, तो वो एमसीक्यूज के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एससीक्यू, अब गलती कहाँ होती है, बच्चे क्या करते हैं जो एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पास पेपर से कर लेंगे, पास पेपर से कर लेंगे, कहेंगे हमने एससीक्यू तैयार कर लिया। चले एससीक्यू तो आपका तैयार हो गया, एमसीक्यूज का क्या करेंगे? अगर वही चीज जो इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए, माइस्थीनिया ग्रेविस है, रिपीटेडली आया हुआ है, आप लोग जाए गाइटन से जाके माइस्थीनिया ग्रेविस अच्छे से पढ़ लें। अब क्या होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस से एससीक्यू तो आते ही आता है, एमसीक्यूज जो आएंगे वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो याद रखें, जो चीज एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, आप लोग उसको पास पेपर से नो डाउट है करें, उधर से बेशक याद भी कर लें, लेकिन उसको जाके मेन बुक से रीड किया करें, आपके एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। अगर इफ आई गिव माई एग्जाम्पल बिकॉज आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मेरे हमेशा एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स होते थे। एससीक्यूज में नो डाउट थोड़ा आ जाता है राइटिंग का, एससीक्यूज में पेपर अटेम्प्ट का, स्पीड का, बहुत चीजें, बहुत फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट 44 आउट ऑफ 45 इन बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यूज, 43 आउट ऑफ 45 इन फिजियोलॉजी एमसीक्यूज सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में भी 40 प्लस थे 45 में से। सेम केस फॉर द फार्मा एंड पैथो, उसमें 60 प्लस थे 65 में से। इतने एमसीक्यूज में मुझे पूछा जाता था नंबर कैसे आते हैं। हमेशा जो एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती थी ना, हमेशा वो वाली चीज पास्ट पेपर्स के अलावा बुक से मैं अच्छी करता हूँ, ये करता था। उससे क्या होता था, एससीक्यू भी कवर होने होते थे, साथ एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली कवर होते थे। और उसके अलावा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किया करें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की बुक्स मैंने बता दी हैं। अच्छा, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात नहीं पता होती, एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी में केएल जो एमसीक्यूज बुक है ना वो है बीआरएस एम्ब्रियोलॉजी। जो ग्रोस एनाटमी की थी वो थी बीआरएस ग्रोस एनाटमी। तो याद रखें, एम्ब्रियो की और ग्रोस एनाटमी की बीआरएस अलग अलग होती है। आप अक्सर बच्चों को एक मिलती है तो वो उसी में ढूंढ रहे होते हैं कि एम्ब्रियो कहाँ पे लिखी हुई है, वो एम्ब्रियो की अलग है। और एम्ब्रियो के फर्स्ट ईयर के ना 15 20 30 एमसीक्यूज है उसमें टोटल। वो 15 20 30 एमसीक्यूज आप लोग अच्छे से कर लेना, अदरवाइज उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल भी है, वो वीडियोस बेशक देख लेना। वीडियो में एक्स्ट्रा चीजें बताई हुई हैं, आपके सारा रीजन ऑलमोस्ट कवर होता है। वो वीडियोस आप लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ माय स्टूडेंट आल्सो गॉट सेकंड पोजीशन इन यूएचएस, तो आप लोग उधर भी रिव्यू देख सकते हैं। जो एमसीक्यूज की वीडियोस अवेलेबल है फॉर फ्री अवेलेबल है आप लोग के पास चैनल्स पे। उसके अलावा आप लोगों के साथ लिंक्स भी शेयर हो जाएंगे। अभी अपर लिम का टेस्ट भी है, वो उनसे क्या फायदा होता था लास्ट ईयर, क्यों उनको फायदा हुआ, क्योंकि एमसीक्यूज मैंने हमेशा बताया कि उसका सिर्फ आंसर नहीं होता, आंसर की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है कि इसका आंसर अल्फा है तो चलो सही है, अल्फा आंसर तो है, बीटा क्यों नहीं है, चार्ली क्यों नहीं है, डेल्टा क्यों नहीं है, ई क्यों नहीं है। आप जिस दिन जान जाएंगे ना, जिस दिन आप लोग एमसीक्यूज को इस तरह करने लग जाओ कि ये आंसर नहीं क्यों, मतलब क्यों नहीं है, ये आंसर सही क्यों है, बाकी क्यों नहीं सही। अगर स्टेटमेंट किस तरह होती तो अल्फा की जगह बीटा सही होता, किस तरह की स्टेटमेंट होती तो चार्ली सही होता। जब इस तरह आप लोग एमसीक्यूज करोगे, आप 20 30 एमसीक्यूज भी करते हो ना, वो भी आपके लिए इनफ हो जाते हैं। चलें, ये आपका एम्ब्रियो भी कवर होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट निग्लेक्टेड सब्जेक्ट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट कर दिया जाता है, मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द प्रूफ। जिसने तो अच्छा पढ़ना है, जिसने डिस्टिंक्शन लेनी है और जिसने आगे आगे भी काम आती है हिस्टोलॉजी, याद रखिए आगे काम आनी है। फोर्थ ईयर में स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ोगे, उसमें हिस्टोलॉजी ने काम आना है। हिस्टोलॉजी इज नॉर्मल। आप लोग पैथोलॉजी होता है एबनॉर्मेलिटी इन द नॉर्मल, तो आप लोगों ने एबनॉर्मेलिटीज पढ़नी है फोर्थ ईयर में।
नॉर्मल आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ना है। तो आप लोग हिस्टोलॉजी के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है वो एटलीस्ट आप लोग लाइकोसेंस से कर ले। उसमें लाइकोसेंस से इंपॉर्टेंट है एपिथेलियम वाला चैप्टर। फर्स्ट ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही एपिथेलियम होती है। आप एपिथेलियम वाला चैप्टर अच्छे से लाइकोसेंस से करें। हिस्टोलॉजी की होती है फिरदौस। फिरदौस से आप लोग कवर करेंगे तो आपके ना मतलब लाइक 9 एमसीक्यू, 6 एमसीक्यूज आते हैं शायद। 6 होते हैं, 6 या 7 होते हैं। तो 6 या 7 में से ना 3-4 एमसीक्यू, 4 एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। बाकी लाइकोसैन बहुत एक्सटेंसिव है, वो आप कर भी लेते हो ना, आपके एमसीक्यू सब भी नहीं कवर होने। लाइक आप लोग इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना वो कर लें लाइकोसैन से या एपिथेलियम वाला। बाकी फिर दो से हिस्टोलॉजी की बात कर रहा हूँ, हिस्टो की भी फिर दोस्त होती है। फिर उसके साथ आप लोग डायग्राम्स अच्छे से करें। डायग्राम्स का क्या फायदा होने, डायग्राम्स सिर्फ प्रूफ के रिटर्न में नहीं आती। डायग्राम सिर्फ प्रूफ के रिटर्न में नहीं आती, याद रखें। आपका जो होता है ना प्रूफ का वाइवा, वाइवा जो ओसपी होती है उसमें एक आती है लॉन्ग स्लाइड। लॉन्ग स्लाइड होती है 10 नंबर की। 10 नंबर में से 3 नंबर होते हैं डायग्राम के। उस 3 नंबर की डायग्राम पे होता है वाइवा। तो ये टोटल बनते हैं 10 नंबर। 10 नंबर की हिस्टोलॉजी स्लाइड के शॉर्ट स्टेशन आते हैं। तो 20 नंबर की हिस्टोलॉजी आपकी उधर भी आनी है। जो शॉर्ट स्लाइड्स होती हैं वो तो डिफरेंट होती हैं। उसमें आप लोगों ने सिर्फ उसके पॉइंट्स करने होते हैं इंपॉर्टेंट। सही हो गया। वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हो तो आप लोग की शॉर्ट स्लाइड्स हो जाती है। वो ऐसा नहीं, जो लॉन्ग स्लाइड होती है उसमें डायग्राम काम आनी है। तो डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। डायग्राम की प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका आप सुन। आप लोगों में से बहुत से बच्चे जो कॉलेज में डायग्राम्स बनवाते होंगे उसको निग्लेक्ट करते होंगे, क्योंकि टीचर्स आपको पता है आपकी डायग्राम को रिजेक्ट बड़े अच्छे से करते होंगे। तो आप लोग डायग्राम लेके जाते होगे, उसी टाइम रिजेक्शन होती होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बेशक डायग्राम आपकी रिजेक्ट हो रही है, कोई मसला नहीं। आपको अलहदा से प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलना। डायग्राम्स दोबारा से प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। तो क्या होता है, जो आप लोग कॉलेज में है ना, साथ साथ जो डायग्राम्स बनवाते हैं बना लें। नहीं दिल कर रहा फिर भी बना लें, कोशिश कर लें। आपके हाथ से गुजरी होगी ना प्रूफ में, एटलीस्ट उनको दुख नहीं होगा जिनके डिस्टिंक्शन, खासतौर पे जो डिस्टिंक्शन और अच्छे मार्क्स की ट्राई करें। हिस्टोलॉजी बहुत कुछ बहुत चेंजेस करवा देती है। फॉर एग्जांपल इन माय सेकंड ईयर, लाइक आई
हेलो, आप सबको आवाज आ रही है? सॉरी फॉर डिसकनेक्शन, अंदर नेट बंद हो गया था। सो अगर आप सबको आवाज आ रही है काइंडली कमेंट करें। और आई थिंक वो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, अब वो सही हो गया। तो आप लोग अब जल्दी से दोबारा से अपने दोस्तों को जरूर टैग कर दें जो अंदर चले गए हैं, और मैक्सिमम फिर से दोबारा से जल्दी से टैग कर दें मैं, ताकि यहाँ से कंटिन्यू करूँ। चलें, अब मैं आप लोगों को बाकी फर्दर नेक्स्ट करता हूँ। आप अपने दोस्तों को लाजमी अब जल्दी से दोबारा से टैग कर दें सब। चलें, अब हिस्टोलॉजी की बात हो रही थी। हिस्टोलॉजी में आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने बाकी हिस्टोलॉजी के रिगार्डिंग एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जिस पे सारा बताया हुआ है कि हाउ यू पीपल कैन डू हिस्टोलॉजी फ्रॉम लाइक हुसैन। इसमें सब कुछ थोड़ा डिटेल से बताया था, लाइक हुसैन और फिरदौस को किस तरह आप लोग यूज कर सकते हैं, कौन से टॉपिक लाइक हुसैन से करने हैं, कौन से फिरदौस से करने हैं, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों ने उसको लाजमी देखना है, उससे आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप लोगों को मैंने जो ये सारी बुक्स बता दी है, यस, बिफोर ए हिस्टोलॉजी, एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी की आप समरीज से एक बार देख लें, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब उसको एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। आप लोग जब ये कर लोगे ना, तो अब आप लोगों ने देखे जो ये सारी मैंने प्रिपरेशन बताई, अब इसके बाद आप लोग डिस्टिंक्शन किस तरह ले सकते हो। आप लोग अब देखो, आपको जब सब कुछ आता होगा ना, सबसे बड़ा मसला आएगा जो प्रॉफ में, कि आप लोग को ये सब कुछ मिक्स होगा। अब आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि ये सब कुछ मिक्स ना हो। ये सब कुछ मिक्स होगा, बट किस तरह मिक्स नहीं होगा। आप लोगों ने पहली बार ही पढ़ा, कभी भी याद रखें, एमबीबीएस में इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि फर्स्ट टाइम आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते। आप लोग जब पहली बारी करोगे तो शॉर्ट लिस्टिंग पॉसिबल नहीं होती। तो पहली बारी में शॉर्ट लिस्टिंग करने की जरूरत भी नहीं होती। आप लोग जब जाओगे ना, अभी थोड़ा सा आगे जाओगे, सेंडअप से पहले जो प्रिपरेशन होती है, जो सेंडअप्स के लिए करोगे, तो सेंडअप्स के लिए आप लोग इस तरह कीजिएगा कि 2 से 3 पार्ट्स की शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अपर लिम के इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स, अब अपर लिम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनकी शॉर्ट लिस्ट कर लें, या जो टॉपिक आपको लगता है जो मुश्किल है उसको शॉर्ट लिस्ट कर लें। शॉर्ट लिस्टिंग का फायदा क्या होगा? जो शॉर्ट लिस्ट चीजें होती है ना, आप लोग बुक से कोई चीज पढ़ते हो, आप लोगों को बुक में वो चीज भी लिखी होती है जो आपको आती है, बुक में वो चीज भी लिखी होती है जो आपको नहीं आती। शॉर्ट लिस्टिंग में आपने हमेशा वो चीज लिखनी होती है जो आपको नहीं आती। शॉर्ट लिस्टिंग में जो आपको चीज आती है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, आप लोग जब जो चीज नहीं आती वो आपने लिख लिया है, आप लोग बार बार उसको देखोगे, आप बार बार उसको देखोगे। जब आप बार बार उसको देखते हो तो उससे क्या फायदा होता है, आपकी वो मेमोरी में इतनी ज्यादा एनग्रेव हो जाती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको सबसे मुश्किल चीजें और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो फिंगर टिप से आती होती है, और जो अनइम्पॉर्टेंट होती है ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो डिस्टिंग्विश हो जाती है। प्रॉफ में आप बैठोगे ना तो बहुत सी चीजें मिक्स होती हैं, अगर आप लोगों ने कोई डिफरेंस, कोई लाइन ना क्रिएट की हो। सही हो गया। इस वजह से आप किस तरह से डिफरेंस ला सकते हो अनइम्पोर्टेंट और इंपॉर्टेंट को। जो इंपॉर्टेंट और मुश्किल है, जो आपको याद नहीं होती, उसकी नोट्स बनाए। जो इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होती, मुश्किल है, नोट्स बना ले। उससे क्या फायदा हो जाएगा, वेन एवर यू विल डू, आप जब भी बैठोगे आप रजिस्टर खोलोगे, देखोगे, जब रजिस्टर से देखोगे आप वो चीज रिवाइज, अगली बारी बैठोगे फिर से देखोगे। जो ये स्पेस रेपिटेशन होती है, ये स्पेस रेपिटेशन आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है फाइनल प्रॉफ में। इस तरह होती है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग अभी नोट्स अभी बनाने की जरूरत नहीं होती खास। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, आप लोग ना, मैं देखता हूँ ग्रुप्स में अक्सर पूछ रहे होते हो कि नोट्स दे रहे हैं, नोट्स किसी के भी है वो यूज करने हैं। किसी के बनाए हुए नोट्स आपको फायदा नहीं देते। किसी के बनाए हुए नोट्स आपको इतना फायदा जरूर देते हैं कि आपको समझ आ जाती है कि नोट्स में लिखना क्या होता है। लेकिन आपको कभी भी इस तरह नहीं हो सकता कि किसी ने रेस्पिरेशन पे या किसी ने सर्कुलेशन पे नोट्स बनाए हैं और आप उसके नोट्स फॉलो कर रहे हैं और आप उसके लेवल पे आ जाए, कभी भी नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। उसकी रीजन, इतना ज्यादा कोर्स होता है, इतना ज्यादा कंटेंट होता है। जो बंदा नोट्स बनाता है वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है। आप फॉर एग्जाम्पल नोट्स बना रहे हो, वेन एवर यू विल मेक नोट्स, आप लोग उस कंटेंट को जेन में रखोगे। आप सोचोगे कि ये पॉइंट मुझे नहीं आता, मैंने ये लिखना है। हो सकता है जो आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो उसको वो सारे पॉइंट्स आते हो जो आपको नहीं आते, और उसने वो कोई भी पॉइंट उस नोट्स में लिखा ही ना हो। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है। तो इस वजह से आप किसी के नोट्स इस्तेमाल करते हो तो वो आप लोगों को कभी भी फायदा नहीं देते। बाकियों के नोट्स बस इतना फायदा जरूर दे देंगे कि आप लोग जो होते हैं ना, नोट्स बनाती हैं जो प्रॉपर आपको मिलते हैं अच्छे ऑथर्स के नोट्स,
जो उन्होंने बनाए होते हैं हाई यील्ड कंटेंट के, वो यूज कर सकते हैं। वो डिफरेंट चीज होती है, उन्होंने हाई यील्ड कंटेंट लिखा होता है। जो बच्चे खुद नोट्स बनाते हैं, उनको जो अपने लिए मुश्किल लगता है और अपने लिए इंपॉर्टेंट लगता है वो उनको लिखते हैं। तो वो जब आप पढ़ोगे तो जरूरी नहीं कि वो चीज आपको भी मुश्किल लगती थी और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, इट इज नॉट एमडी कैट, इट इज नॉट एफएससी जिसमें बाकियों के बनाए हुए नोट्स आपको फायदा दे देंगे। तो ये आपने या तो अपने नोट्स बनाने हैं या आपने जो स्टिकी नोट्स है उनको साथ साथ अटैच कर देना। तो दिस इज ऑल अबाउट एनाटमी। आप लोगों को मैंने एमसीक्यूज बुक्स भी बता दी। एससीक्यू के लिए यू कैन यूज डॉक्टर आमिर इकबाल या की टू यूएचएस बाय डॉक्टर शुएब कंवल। ये अभी फिलहाल थोड़ी बेहतर होती हैं, इनको यूज कर सकते हैं पास पेपर्स के लिए, एससीक्यूज के लिए। बाकी टॉपिकल पास पेपर बाय शहरोज अहमद के पीडीएफ सर्कुलेट कर रहे होते हैं, वो पीडीएफ यूज कर सकते हैं। तो ये सारा आ जाता है एनाटमी का। अब किसी का एनाटमी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछे, मैं आपको एनाटमी के रिलेटेड आंसर करता हूँ। देन आई विल गो फॉर द फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री, वो थोड़ा जल्दी कवर हो जाता है। सबसे मसला एनाटमी का ही आता है, बिकॉज एनाटमी काफी ज्यादा बच्चों को मसला करती है। और एनाटमी में एक और वीडियोस जो होती है बोन्स की, वो देखें डॉक्टर वेरन कायरा की, उसके अलावा कोई और ना देखें। सबसे अच्छी है डॉक्टर वेरन कायरा की, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है और वो बोन्स के लिए इनफ होती है, वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी। चले अब मैं आपका कमेंट सेक्शन देखने लगा हूँ, आपके क्वेश्चंस देखने लगा हूँ। मैं पहले एनाटमी की क्यूरीज दूर करके साथ ही मैं फिजियोलॉजी की तरफ जाऊंगा। चलिए अब जल्दी से आप लोग क्वेश्चन करते जाएं। हिस्टो से पहले सारा कुछ बाकी बताया। अच्छा, एम्ब्रियो लैंगमैन से कर सकते हैं फॉर नम्स, वो लैंगमैन से करें बिकॉज जो नम्स है उन्होंने लैंगमैन को रिकमेंडेड बुक रखा हुआ है। बट फॉर जो यूएचएस है आप लोग इसको करें केएलएम से। सेंडर्स में 2 हफ्ते तो नहीं होते होते, सेंडर्स में ऑलमोस्ट 30 डेज तो मिल ही जाते होते हैं। बाकी ये कॉलेजेस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट कॉलेजेस ने अपनी मर्जी से सेंडअप रखे होते हैं। अलबत्ता प्रॉफ और सेंडअप के दरमियान जो स्टैंडर्ड डेज रखे जाते हैं वो 40 डेज होते हैं, जो छुट्टियां दी जाती है। अच्छा, आप लोगों ने अपर लिम प्रिपेयर की थी, बस कुछ चीजें भूल जाती है थोड़ी बहुत। अब लोअर लिम के साथ अपर देखें। अब इधर मैं आपको बताता हूँ, अपर लिम प्रिपेयर की, लोअर लिम रीजन आ गया। अब आप लोग सोचोगे कि अपर लिम तो भूल रही है, अब इसको क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी रीजन आप लोगों ने पीछे से रिवाइज करना तो कैसे करते हैं। जब भी आप एक रीजन कर लेते हो ना, पिछला रीजन आप लोग बुक से रिवाइज करोगे, वो आप लोगों से इतना जल्दी रिवाइज नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोग की अगला रीजन शुरू हो जाता है, पिछले रीजन के पास क्वेश्चन कर लिया करें। फॉर एग्जाम्पल आप लोअर लिम कर रहे हैं तो अपर लिम के पास्ट एससीक्यूज क्वेश्चन पढ़ लिया करें। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो पॉइंट्स आपको भूलते हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया करें जब आप स्टेज की तैयारी करते हैं, या जब स्टेज दे देते हैं। स्टेज के अगले 2 दिन, स्टेज देने के बाद 1-2 दिन आप लोग जो एंजॉयमेंट कर रहे थे अभी, तब आपका फ्रेश नॉलेज होता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जो आपको भूल रही होती है ड्यूरिंग स्टेज प्रिपरेशन, अगर स्टेज प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं था तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया करें। जब अगला रीजन कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिर्फ पास पेपर्स, जब टाइम मिले थोड़ा बहुत घंटा, आधा पौना घंटा, उसमें वो रिवाइज कर लें। इस तरह क्या होगा, आपका पिछला सारा कुछ रिवाइज होता जाएगा। अच्छा, गाइटन की शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे आपको जरूरत नहीं होती। गाइटन की शॉर्ट लिस्टिंग करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। इसके जो एससी क्यूज आए हुए हैं ना, आप लोग उसके सिर्फ एससी क्यूज की शॉर्ट लिस्टिंग करें। मतलब गाइटन के जो एससी क्यूज आए हुए हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। अदरवाइज बाकी कंटेंट शॉर्ट लिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि गाइटन के साथ फिरदौस पढ़ सकते हो, सिर्फ फिरदौस नहीं मैं रिकमेंड करता। गाइटन के साथ अगर फिरदौस पढ़ते हो, वो ये होगा कि आपको कुछ चीजें लिखना समझा देगी, वो बता देगी कि ये जो चीजें हैं ना फिर दोस्त में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बड़ी गलती होती है, बच्चे यूज करते हैं मिनी गाइटन। मिनी गाइटन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये बिल्कुल यूज नहीं करनी। आप गाइटन के साथ फिर दोस्त यूज कर लो, लेकिन गाइटन के साथ मिनी गाइटन यूज नहीं करनी, क्योंकि मिनी गाइटन में उन्होंने ये नहीं देखा कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है या अनइंपॉर्टेंट क्या, उन्होंने बस उसको मिनी कर दिया। जो फिरदौस है उसने एटलीस्ट जो गाइटन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको उठाया हुआ है। तो आप लोगों ने गाइटन के साथ फिरदौस कर सकते हो, लेकिन गाइटन के साथ मिनी गाइटन कभी नहीं करनी।
मिनी गाइडन करने की जरूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी बुक नहीं है। तो इस तरह आप लोग गाइडन करें। हाँ जी, शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों ने करनी है तो इम्पोर्टेंट चीजों की करें और मुश्किल चीजों की करें। और जो सब्जेक्ट होते हैं ना जिसमें ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कोई चीज आपको लगता है कि सारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में ज्यादातर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने आप लोग शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। तो अनइंपॉर्टेंट चीजों की ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग की जरूरत नहीं। शॉर्ट लिस्टिंग अनइंपॉर्टेंट की करनी है तो किस तरह करनी है सुन ले। जो अनइंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग इस तरह करते होते हैं, जब उनको रीड कर लिया ना, उसमें 2 पेज में से ना 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को निकाल ले। ये अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। और अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ना फ्लो चार्ट की फॉर्म्स में बना लें। जो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, उसमें आपको एक या जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं उनको उठाएं और उनको सेव कर लें। सही हो गया। ये आप लोगों ने नोट्स बनाने। नोट्स कभी भी ऐसे ना बनाए कि ये टॉपिक है इसके नीचे अब सारा कुछ लिखना है, नहीं, सब कुछ लिखने बैठ जाएंगे वो तो बुक में लिखा हुआ है और आप लिख भी नहीं पाएंगे, आपका टाइम भी जाया होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। नोट्स हमेशा बनाते हैं अपने वीक पॉइंट्स के। माइस्थीनिया ग्रेविस है, माइस्थीनिया में बहुत चीजें हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप हर चीज लिखो नोट्स में। आप नोट्स में वो चीजें लिखो जो आपको माइस्थीनिया ग्रेविस में भूलती है। प्रॉफ में आप लोग जब आप गाइडलाइन रिवाइज कर रहे होगे ना, तब आपका फोकस होगा रिवीजन पे, या आप कोई भी चीज रिवाइज कर रहे होगे बीडी, आपका फोकस होगा रिवीजन पे। आप अपने जो वीक पॉइंट्स है ना उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होगे। तो आप लोगों ने जो नोट्स बनाए होंगे ना, उन नोट्स पे आपने लिखे सिर्फ वीक पॉइंट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप नोट्स प्रूफ से पहले भी आप सुबह उठे हो, आपने एक बार रजिस्टर पलटा है, जब आपने खुद नोट्स बनाया ना तो वो घंटे में पूरे रजिस्टर हो जाता है। तो आप लोग अगर वो नोट्स करते हो तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो वेरी हाई हील्ड चीजें होती है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। फिर जब आप बीडी पढ़ोगे तो, या कोई भी गाइडन पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ रहे होगे, जब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पहले ही रिवाइज कर चुके हो रजिस्टर में, तो आप जब पढ़ रहे होगे गाइडन तो आपको किसी चीज पे ज्यादा फोकस, किसी चीज पे कम फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक अच्छी स्पीड के साथ जाओगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें और जो मुश्किल कॉन्सेप्ट थे वो आपके रिवाइज्ड हैं, वो आप लोग रिवाइज कर चुके हो ऑलरेडी रजिस्टर से। अब जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं आएगी। अगर आपने इंपॉर्टेंट और मुश्किल कॉन्सेप्ट को शॉर्टलिस्ट ना किया होगा, उसका नुकसान क्या होगा? आप बुक पढ़ रहे होगे, मुश्किल चीज आएगी, आप उधर फंस जाओगे, आप उधर टाइम जाया करोगे और वो मुश्किल चीज फिर याद नहीं रहती। तो आपने रजिस्टर किया होगा, रजिस्टर से आप जितनी मर्जी बारी रिवाइज करते जाओ। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट्स का फायदा होगा। चलें अब मैं आपको फिजियोलॉजी की तरफ लेके जाता हूँ। फिजियोलॉजी के बारे में बहुत जल्दी बताया जाता है। आप लोग जल्दी से, अब 193 बचे हैं, सब अपने दोस्तों को अगेन टैग करें। मैं अगेन इसलिए बार बार ये आप लोगों को कहता रहता हूँ टैग करें टैग करें, उसकी रीजन यही होती है कि आप लोग के लिए ही ये कंटेंट बनाया जा रहा है। इस टाइम मैं पंखा बंद करके बैठा हूँ कि पीछे से शोर ना आए। तो ये आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। आप लोग का फायदा है, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, डॉक्टर्स कम्युनिटी का नाम ही अच्छा होगा। तो इस वजह से आप लोग अपने दोस्तों को मैक्सिमम टैग किया करें और अच्छा पढ़ें। शॉर्ट बुक्स पे ना जाएं। शॉर्ट बुक्स को एज अ रिवाइज करने के लिए बुक रखें, उसको याद करने के लिए ना रखें। मतलब कि सोल शॉर्ट बुक पे कभी भी ना जाए। पास होना मकसद नहीं है। आप लोग इस फील्ड में आए हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दिस फील्ड। आप लोग इस फील्ड को एक्सेप्ट कर लो। बहुत से बच्चे होंगे जिन जो कहेंगे कि हमें हमारे माँ बाप ने भेजा, सही है, अब हमने नहीं पढ़ना क्योंकि उन्होंने भेजा। देखें, बाद में आप लोग बंदे मारते हो ना तो माँ बाप को ही उसका गुना जाना है, उनसे क्यामत में जवाबदेह भी होना है। तो अगर उनसे प्यार करते हैं इसी वजह से पढ़ लें। और उसके अलावा अगर माँ बाप ने भेजा भी है, अब आपके पास अभी भी ऑप्शन है, नहीं पढ़ना चाहते ना करो। लेकिन अगर कर रहे हो तो उसको, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहला पॉइंट ही ये होता है, एक्सेप्ट योर फील्ड। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप एमबीबीएस में आना नहीं चाहते थे, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना आप एमबीबीएस में आ गए हो, अब आपको पढ़ना है या आपको सीखना है, तो आप आगे कामयाब नहीं होगे। ये आज याद रखें। अभी फर्स्ट ईयर में हो, 5 साल बाद यही बात अपने आप से पूछिएगा काम, और देखिएगा 10-15 साल बाद कामयाब कौन से लोग थे। सिर्फ वो लोग होंगे जिन्होंने आके एक्सेप्ट किया कि अब हम एमबीबीएस में आ गए हैं, अब हमें पढ़ना भी है, साथ अपनी लाइफ एंजॉय करें, ट्रिप्स पे जाएं, हर पार्टी पे जाएं, सारी पार्टीज एंजॉय करें, सब कुछ एंजॉय करें, हर चीज साथ साथ लेके चलें। सिर्फ पढ़ाई पे भी फोकस नहीं करना होता।
हर चीज एंजॉय करें, लेकिन पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, टेस्ट से 3-4 दिन पहले अच्छा पढ़ा करें, टेस्ट से पहले अच्छा पढ़ें, टेस्ट अच्छा दिया करें, उसके बाद एक हफ्ता पार्टी बेशक करें, फिर उसके बाद जब टेस्ट है अच्छा पढ़ें, जब प्रोफ और सेंटा पाए तब ज्यादा टाइम अच्छे से पढ़ें। सही हो गया। चलें, अब आप लोग टैग करते जाएं बच्चों को, और मैं अब आपको फिर से फिजियोलॉजी की तरफ लेके जाता हूँ। सो फिजियोलॉजी के लिए जो बुक यूज की जाती है, मेन बुक इज गाइटन। गाइटन आप लोग पढ़ते हो, गाइटन इज लाइक अ स्टोरी, बट बहुत सी स्टोरीज ऐसी होती है जिनकी एंडिंग ही नहीं पता होती, कि मैकेनिज्म इज अननोन। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इतने भी ज्यादा मैकेनिज्म अननोन नहीं है जितना बना दिया गया हुआ है। काफी अच्छा नॉलेज है गाइटन में। गाइटन आपको, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पे काम आनी है। गाइटन आपको अभी काम आएगी फर्स्ट सेकंड ईयर में मार्क्स लेने के लिए। थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी, गाइटन से गाइटन आती होगी तो फार्माकोलॉजी आनी है। सही हो गया। फार्माकोलॉजी में हेल्प करनी है। फाइनल ईयर में जाओगे, मेडिसिन में हेल्प कर देगी। तो याद रखें, आज अगर अच्छा पढ़ लेते हो तो बाद में फायदा होगा, वरना बाद में गाइडन लेके बैठे होगे, मेडिसिन के साथ बुक उठाई होगी, साथ गाइडन उठाई होगी, और सोच रहे होगे काश हम फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते तो फाइनल ईयर में आके इतना ना पढ़ना पड़ता। तो पढ़ना बाद में भी पढ़ना है, आज नहीं करोगे तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, वरना सप्ली आ जाएगी। एक चीज होगी, पढ़ना फिर भी पढ़ना है। सप्ली आएगी, 40 दिन का टॉर्चर अलहदा से बर्दाश्त करोगे, बच्चे सारे एंजॉय करेंगे, स्पोर्ट्स वीक हो रहे होंगे, आप लोग बैठे साइड पे किताब लेके। तो याद रखें, सप्ली इज अ टॉर्चर। नो डाउट सप्ली में समटाइम मिस हैप हो जाते हैं, लेकिन जो अपनी गलती की वजह से आती है ना, वो आपको टॉर्चर करेगी 40 दिन। 40 दिन होते हैं रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट के बाद 40 दिन आप लोग देखोगे अपने दोस्तों को ट्रिप से जाते हुए, 40 दिन आप लोग देखोगे उनको एंजॉय करते हुए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, इसलिए मैं आपको अच्छे से डराऊंगा अभी, क्योंकि आप लोग देखोगे इस साल भी देखें, इतना लीनियंट होके 83% रिजल्ट आया, वरना 75% रिजल्ट आता है। 6,000 बच्चा है, 1,500 बच्चे की सप्ली आनी है। 6,000 में से 1,500 बच्चे की सप्ली आनी है, चार में से एक बच्चे की सप्ली, इसका मतलब। तो आप लोग ना उन चार में से एक बच्चा बने जिसकी सप्ली आए। हिट एंड ट्रायल से आप एक बारी पास हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर में बेशक पास हो जाए, आपको लग जाएगा चस्का कि अब तो आप हो गया पास। सेकंड ईयर में आप फिर से पढ़ेंगे शॉर्ट बुक, हो सकता है सेकंड ईयर भी पास हो जाए, किसी ना किसी साल में पकड़े जाएंगे। ये याद रखिएगा, शॉर्ट बुक्स पे जाएंगे फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी, फिर आप जिस साल पकड़े जाएंगे ना, फिर आपको फिर एहसास होगा कि वो 40 दिन जो आप लोग पीछे भी उतना ही इंजॉय कर होता है। पीछे जो होता है ना, इतना ही एंजॉय करने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। बाकी जो आप लोग टाइम जो एंड पे होता है उसमें अच्छा पढ़ लें, अपने टेस्ट 3 दिन पहले टेस्ट से अच्छा पढ़ लें, आप लोग की इतनी अच्छी तैयारी जरूर हो जाती है कि आप पास इजीली हो जाए। चलें, अब गाइटन गाइटन को पढ़िए। अब यूएचएस मुश्किल पेपर बनाने लग गए इस साल। जो हम सप्ली का ग्रुप भी देख रहे हैं उसमें काफी ज्यादा बच्चों की फिजियो में भी सप्ली, एनाटॉमी में तो आती है, लेकिन इस साल फिजियो में काफी सप्लीज आई है। सेकेंड ईयर का फिजियो का पेपर बहुत मुश्किल आया था। जब उनके एससीक्यूज एक बार मैंने देखे थे तो आई फील लाइक कि वो सिर्फ वही बच्चा सॉल्व कर सकता था, और तो उसकी चेकिंग उन्होंने लीनियंट काफी कर दी। यूएचएस को इंस्ट्रक्शंस, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो लीनियंसी की वजह से वो पास हो गए, वरना वो पेपर पास होने वाले थे ही नहीं बच्चों के। तो याद रखिएगा कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर इसमें गाइडेंस अब पढ़ें, क्योंकि अब फिर दोस्त में जो नहीं है ना, टीचर्स उठा के वही दे रहे हैं। यूएचएस उठा के क्वेश्चन ही वो देता है जो फिर दोस्त में नहीं है। फिर दोस्त आपको किस तरह हेल्प करेगी, गाइडन आपको किस तरह हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यू गो फॉर द नर्व एंड मसल्स। नर्व एंड मसल को जब आप करते हैं, आप गाइडेंस से अच्छे से करते हो। गाइडेंस से करने के बाद आप उसके बाद फिरदौस करते हो फॉर रिवीजन पर्पस, कि आपने गाइडेंस में असल में पढ़ा क्या आज। गाइड जो फिरदौस है ना, वो आपको रिवाइज करने में बड़ा अच्छा हेल्प करती है। तो इस तरह अगर आप फिरदौस को यूज करते हो तो इट इज अ वेरी गुड बुक इन दिस रिगार्ड। बट अगर आप फिरदौस की आदत बना के सिर्फ फिरदौस को रिवाइज करते हो तो वो आपके लिए मसला करेगी। अब फिजियो में ना कुछ क्वेश्चंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, यू गो फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल्स। ये कुछ नर्व एंड मसल की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें आनी ही आनी है। तो आप लोग, ये ऐसी क्यों नहीं आएगी, एमसीक्यू आएगी, एमसीक्यू नहीं आएगी तो वाइवा आ जाएगा। तो अगर ये चीजें आनी है तो आप लोग ये चीजें अच्छे से करो, ये पास पेपर्स में रिपीटेडली आई होगी, तो ये चीजें करें। ये फिर दोस्त आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगी। आप लोग गाइटन करते हो ना, तो गाइटन बाद में दोबारा से रिवाइज नहीं कर रही, तब आप फिर दोस्त को रिवाइज करो।
लेकिन जब फिर से आपको टाइम मिले ना, थोड़ा अच्छा टाइम अच्छे से मिले, फिर गाइडलाइन को रिवाइज करो। अब मैं वन बाय वन बताता हूँ गाइडलाइन में नर्व एंड मसल। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट में होता है। सबसे पहले तो सेल होता है। सेल करने की कोई खास जरूरत नहीं है, गाइडलाइन फॉलो करें, 4-5 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया होगा। तो वो जो जो टॉपिक्स आप लोगों को गाइडन के बता दिए हुए सेल के, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। सही हो गया। बस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बाकी आप फिर दो से सेल कर सकते हैं। सिर्फ सेल की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, उसमें से कुछ खास नहीं आता। उसमें से मैक्सिमम आए तो 2 मार्क्स का एससीक्यू आएगा, इससे ज्यादा नहीं। और वो आपके ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उससे कवर हो जाता है। और एमसीक्यूज में भी उसमें से मैक्सिमम एक आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो जो आपका नर्व एंड मसल है वो आपने गाइटन से करना है। गाइटन के साथ मैंने बताया, फिर दोस्त यूज कर सकते हैं, पास पेपर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। नाउ मूव टू द हार्ट फिजियोलॉजी। तो हार्ट फिजियोलॉजी अच्छे से आना चाहिए। हार्ट फिजियोलॉजी अक्सर एचओडीज का बहुत बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, तो आप लोग को वो टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। अक्सर आप लोग के एचओडीज ही आपको हार्ट पढ़ाते होंगे। आप लोग देखोगे हार्ट और सर्कुलेशन में से हार्ट जो है वो अक्सर आपके एचओडीज पढ़ाएंगे। तो हार्ट आप लोगों ने अच्छे से करना है। हार्ट आपको थर्ड ईयर में बहुत काम आना है। हार्ट आपको बाद में भी बहुत काम आना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हार्ट आप लोगों की हार्ट की गाइडलाइन जो करने हैं ना इंपॉर्टेंट, वो गाइडलाइन अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। वो आप लोग देख सकते हो। वो चैप्टर वाइज गाइडलाइन है और उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन बताया गया है कि क्या चीज करनी है क्या नहीं। नाउ मूव टू द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव टॉपिक जो कि बच्चे क्या करते हैं, कर देते थे फिर दोस्त, जबकि सर्कुलेशन लाइफ में बहुत ज्यादा काम आना है। ये टॉपिक क्योंकि ट्रेंड बना होता था, सीनियर्स कहते थे कि करना है, बट लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड चेंज किया है, तो आप लोग भी अब गाइटन वाले ट्रेंड पे हैं। वो अब मैं बताता हूँ किस तरह करना है। आप लोगों को आप लोग जाएं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है सर्कुलेशन की गाइटन से वीडियो। लाइक गाइटन का पेज टू पेज बताया है कि सर्कुलेशन में ना असल में बात यह है कि शुरू वाले 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से ना 60% ऑलमोस्ट करना ही नहीं होता, जो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो बच्चे जब पहले 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उनको समझ नहीं आती, वो सारा सारा पढ़ते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे तो लिखा ही नहीं अच्छा हुआ। तो उसकी वजह से वो फिर दोस्त पे चले जाते थे। अब वो जो वीडियोस बनी हुई है वो सारे सर्कुलेशन के चैप्टर्स कवर है उसमें। उसमें हर चीज बताई गई है कि कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना। जो टॉपिक करना है उसका सारा कॉन्सेप्ट समझाया, उसका सारी क्लिनिकल एप्लीकेशन समझाई है। गाइडन सामने ओपन है। आप अपनी गाइडन खोलें, वो गाइडन करें। आप जैसे ही गाइड वो वीडियो सुन के हटेंगे, आपको वो चैप्टर आता होगा, क्योंकि वो आपने अपनी गाइडन से कर लिया होगा। जो सर्कुलेशन है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है शॉक वाला, सर्कुलेटरी शॉक, चैप्टर नंबर 24। ये आपने कभी भी नहीं छोड़ के जाना। प्रूफ में आपके पास किसी चीज का टाइम हो या ना हो, एक आप लोगों ने जो है सर्कुलेटरी शॉक बहुत अच्छे से करना है। इसमें से एससीक्यू एमसीक्यू वाइवा लाजमी होता है। फिर आप लोगों ने जो सर्कुलेशन जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग साथ बताया है, जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं, वो वीडियोस देखें। लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट ने देखी। उससे आपको जो फायदा होगा, जब आप लोगों ने सर्कुलेशन करनी है, 4 से 5 दिन के अंदर आप सर्कुलेशन कर सकते हो। वो वीडियो एक चैप्टर पे मैक्सिमम 1 आवर की होगी, मैक्सिमम भी। तो वो 1 आवर की वीडियो के बाद वो चैप्टर कंप्लीट हो गया होता है गाइडेंस से। तो आप लोग जब रिवाइज करना होता है ना, आप 2x पे सुन सकते हो, 1.5x पे सुन सकते हो। 1.5x पे 2x पे सुन के आप लोग पूरी सर्कुलेशन इवन वीडियो सुन के रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि फिजियोलॉजी इस तरह की चीजें हैं जो सुन के ज्यादा अच्छे से रिवाइज जल्दी हो जाती है, कंपेरिटिव कि आप लोग उसको दोबारा से रिवीजन के लिए रीड करो। तो आप लोग इस तरह करें तो आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर उसमें फायदा होगा। नेक्स्ट गो फॉर द ब्लड। ब्लड में आता है मसला। ब्लड आप लोग बिल्कुल भी किसी शॉर्ट बुक से ना करें। अक्सर आपको रिकमेंड करते हैं निम्स, वो अच्छी बुक नहीं है। ब्लड आप लोग कर लेते हो गाइडेंस से। ब्लड ऐसा टॉपिक है जो कि शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है सबसे अच्छे से। ब्लड ऐसा टॉपिक है जिसकी शॉर्टलिस्टिंग सबसे अच्छी होती है। उसकी रीजन ये है कि ब्लड के टॉपिक में ना एससीक्यूज तो जो इंपॉर्टेंट है बस है। ब्लड के टॉपिक में आप बड़े अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हो, बड़े अच्छे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि बच्चों में आरबीसी किधर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बड़ों में किधर हो रहे हैं, रेटिकुलोसाइट की एज क्या है, कितने परसेंट रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑल आर द एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आप लोगों ने ब्लड यहां से करना है। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट लैब्स होती हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। और ये आपको कहाँ से पता लगेगी, आप लोग इसकी कोई भी यूट्यूब से उठा के कोई भी वीडियो देख ले।
नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन थोड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है, इसकी भी हमारे चैनल पे गाइटन की वीडियोस अवेलेबल है जिसमें गाइटन से पढ़ाया गया हुआ है, तो आप वो करेंगे आपकी पूरी रेस्पिरेशन कवर हो जाएगी। तो सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन यू पीपल कैन कवर विद द वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल। बिसाइड्स दिस आप लोग गाइटन पढ़ें, साथ फिर दोस्त फॉर द रिवीजन पर्पस, साथ वाली रिवीजन डबल रिवीजन के लिए यूज की जा सकती है। सोलली फिर दोस्त पे ना रहें, एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होंगे। एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक अच्छी है? सो फॉर एमसीक्यूज यू कैन गो फॉर गाइटन रिव्यू बुक। ये गाइटन की ही बुक है, इसका नाम है गाइटन रिव्यू बुक। ये एमसीक्यूज बुक है, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज है और कुछ नहीं है। इट इज नॉट मिनी गाइटन, याद रखें ये है गाइटन रिव्यू बुक। आई एम रिपीटिंग क्योंकि ये चीजें अक्सर बच्चों को लगता है कि मिनी गाइटन का शायद दूसरा नाम है। तो ये एक अलहदा बुक है गाइटन रिव्यू बुक, इसमें बड़े अच्छे एमसीक्यूज है गाइटन बेस्ड है, मुश्किल भी हैं थोड़े लेकिन बहुत अच्छे हैं। प्रॉफ में ऑलमोस्ट 5 7 10 एमसीक्यूज उधर से ही आ जाते हैं। तो ये वाले एमसीक्यूज आप लोग अगर कर लेते हो तो इट विल रियली हेल्प यू इन द प्रॉप, और इट विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स। और इसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िएगा, इसमें काफी एमसीक्यूज है, सारे एमसीक्यूज आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आप उसमें से हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के कोई 20 30 40 कर लीजिएगा तो इट विल बी ना। बिसाइड दिस इंशाल्लाह एमसीक्यूज के आप लोग के जैसे अपर लिम का टेस्ट अनाउंस हुआ है कि उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको उसका वीडियो लिंक दे दिया जाएगा जिसमें उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, वो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन लाजमी सुननी है। बिकॉज वो जो एक्सप्लेनेशन बनाई गई हुई है उसमें सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफी ज्यादा बताए गए हुए हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर आप लोग के काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी डिस्टिंक्शन आई है उन्होंने टेस्ट दिए थे। तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एज वेल। तो आप लोगों के लिए इसलिए गैप्स के साथ वो टेस्ट ले लेंगे ताकि आप लोग इजीली वो अटेम्प्ट कर सके, और वो आप लोग के ग्रुप्स में शेयर हो जाएंगे। और जो ग्रुप्स में नहीं एडेड व्हाट्सएप ग्रुप, जो आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सब व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर होंगे। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो इस ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में ऐड होने का है ऑप्शन, आप लोग वो फॉर्म फिल करें, आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप में आपको एडमिन्स गाइड करते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस उधर मिलती जाएगी, पीडीएफ उधर सब शेयर हो जाते हैं, सब कुछ उधर अवेलेबल होता है। सो दिस इज हाउ यू पीपल कैन डू फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। गाइडन भूल जाती है, बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगी। गाइडन यही है कि बार बार पढ़ने से, आप गाइडन जब पढ़ते हैं ना पहली बारी, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन जब आप वीडियोस जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है देख के पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उसमें बताया हुआ है जो टॉपिक अनइम्पोर्टेंट है वो कटवा दिया गया था। तो वो आप देखेंगे तो आपको उसमें तो पता लग जाएगा कि ये अनइम्पोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आप करते भी जाओगे। रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन की तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो है, वो तो लेदा है। हार्ट के रिलेटेड जो है वो गाइडलाइन अवेलेबल है गाइटन से, वो गाइडन से ही बताया कि ये टॉपिक करना है ये नहीं करना। ये अगर आप करते हो तो ये ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% जो फिजियोलॉजी की गाइडलाइन और टॉपिक्स है ये तो आपके इधर से ही कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको मसला नहीं आना चाहिए। मसला आएगा ब्लड में आ सकता है, तो ब्लड में ऑलमोस्ट जो आखिरी वाले 3 चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने होते हैं। तो ब्लड की इसके अलावा वॉइस नोट्स की फॉर्म में गाइडलाइंस मिल जाएंगी, बट हार्ट सर्कुलेशन रेस्पिरेशन यू पीपल कैन डू फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल। बाकी नर्व एंड मसल इजी है, वो आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको अच्छे से कर लेना है। चलें, अब आपका कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग फिजियोलॉजी? अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे जेपी इज बेटर देन गाइटन। जेपी इज नॉट बेटर देन गाइटन। अब उसकी रीजन बताता हूँ। जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ते हो ना, गाइटन में जिस तरह उन्होंने लिखी है वो आपके ब्रेन में ज्यादा देर के लिए इनग्रेव होती है। जेपी ने चीज बड़ी आसान करके बताई होगी, और बड़ी चीज है। जेपी तब बड़ा फायदा देगी जब आपको गाइटन की कोई बात नहीं समझ आ रही, तब आप जेपी उठाएं, आप जेपी से पढ़ें, आपको टॉपिक बड़ा फायदा देगा। कोई टॉपिक आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल माइस्थीनिया ग्रेविस, आप लोग को फायदा देगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई हुई हैं। हार्ट में आप लोग को चेस्ट लीज बहुत अच्छी लिखी हुई है, वो फायदा देंगी। जेपी इस तरह फायदा देती है, लेकिन जेपी उतनी याद नहीं रहती। जेपी में बहुत सी कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई है जो आप लोग को याद नहीं रहेगी। तो इस वजह से गाइडन को फर्स्ट प्रेफरेंस रखें। जिधर जेपी यूज करनी है, जेपी की गाइडलाइन अलहदा से बनी हुई है, वो आप लोग के साथ शेयर हो जाएगी। जिस जो जेपी से टॉपिक करनी है वो आप लोग को अवेलेबल होंगे, आप लोग वो जेपी से कर सकते हो।
चलें, ये आप लोगों के होगी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बाद अब मैं आऊंगा बायोकेमिस्ट्री पे। फिजियो की एमसीक्यूज बुक होती है गाइटन रिव्यू बुक। गाइटन रिव्यू बुक, ये बुक का नाम है। ये मिनी गाइटन नहीं है, ये डिफरेंट बुक है। इसका नाम है गाइटन रिव्यू बुक। ये गाइटन की अपनी बुक ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। ये आप लोगों ने करनी है। अच्छा सर, अगर शॉर्ट लिस्टिंग ना की हो पर सारे चैप्टर किए हो तो एंड में गाइटन रिवाइज हो जाएगी। सारी रिवाइज करना थोड़ा सा 2 दिन में मुश्किल हो जाता है एंड पे। आप लोग एक आध टॉपिक थोड़ा मिस होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें यही होता है कि आप लोग जैसे बताया आपको कि रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन पे जो वीडियोस अवेलेबल है ना, तो वो आप लोग बड़ा इजीली कर सकते हो। तो वो आप लोग अगर एक बारी वीडियो सुन लेते हो ना, उसके बाद आपको वैसे ही पता होगा कि इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो वो आप लोग शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, रेस्पिरेशन भी और सर्कुलेशन भी। तो वो आप लोग अपने रजिस्टर पे शॉर्टलिस्ट कर लो, वो वीडियोस पहले देखो। वीडियोस देखने के बाद समझ आ जाए उसको शॉर्टलिस्ट कर लो, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को। साथ फिर दोस्त उठा लो। और जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गाइडेंस से करने का कहा गया है प्रूफ में, वो वाले टॉपिक गाइडेंस से रिवाइज करो। साथ जो शॉर्ट लिस्टिंग की होगी वो करो। फिर दोस्त से बाकी सारा रीड कर लो। तो प्रोफ के दिनों में, जब प्रोफ की 2 छुट्टियां होंगी, मैं ये उसके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। उससे आपका क्या होगा, सर्कुलेशन रेस्पिरेशन बड़ा जल्दी रिवाइज होगा, कंप्लीट रिवाइज होगा, कोई चीज स्किप नहीं होगी। नर्व एंड मसल आपने इतनी बारी किया होता है वो जल्दी हो जाता है रिवाइज। पीछे ब्लड बच जाता है और हार्ट, वो भी इतना टाइम नहीं लगेगा। तो फिर आपका सब कुछ कवर हो सकता है। इन दिस वे यू पीपल कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग। नहीं, नंबर याद करने जरूरी नहीं होते। चैनल नेम फॉर गाइडलाइंस, जो ग्रुप का नेम है वही चैनल नेम है। चलें, अब मैं आता हूँ बायोकेमिस्ट्री की तरफ। सो बायोकेमिस्ट्री इज यूजुअली अ नाइटमेयर फॉर मेनी ऑफ यू पीपल बिकॉज इट इज प्रीटी ड्राई सब्जेक्ट। क्या आप लोग को याद नहीं होता? अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं गाइडलाइन स्टार्ट करने लगा हूँ। तो काइंडली टैग योर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से टैग कर दिया करें, ज़्यादा कंजूसी ना किया करें। चलें, आप बायोकेमिस्ट्री की तरफ आता हूँ। बायोकेमिस्ट्री है थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट। बायोकेमिस्ट्री की सबसे पहले आता है बुक सिलेक्शन। जो केई के बच्चे हैं, जो बच्चे है केईएमयू के, जो नम्स के केई के बच्चे बायोकेमिस्ट्री की हमारी गाइडलाइंस ना फॉलो करें। इसकी रीजन ये है कि उनका जो एचओडी है किंग एडवर्ड के, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। उनका डिफरेंट हिसाब है। वो हार्पर वगैरह चाहते हैं। तो उनका यूएचएस, जो अब मैं बेसिकली बायोकेमिस्ट्री बताऊंगा, वो यूएचएस पे ज्यादा ओरिएंटेड है। नम्स के बच्चे भी वो काफी हद तक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नम्स में 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है। तो नम्स के बच्चे ऑलमोस्ट कर सकते हैं। जो मेटाबॉलिज्म के टॉपिक्स है वो सेकंड ईयर की गाइडलाइन में अवेलेबल है, तो वो उधर से कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग बायोकेमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू यूएचएस। तो यूएचएस वाले बच्चे गौर से अब सुने। बायोकेमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत कम है लेकिन बहुत स्कैटर्ड है। सही हो गया? सिलेबस कम है, सिलेबस स्कैटर्ड है। आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले मैं वो सिलेबस बताऊंगा जो लिपिन कोड से करना है। जो लिपिन कोड से करना है, वो लिपिन कोड का आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। सही हो गया? अगेन मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब होता है। किंग एडवर्ड का तो उनके एचओडी का, एफजीएमयू का फिर भी काफी हद तक सेम ऐसे ही होता है। कुछ चीजें एफजीएम में एक्स्ट्रा है। जो सारी मेरी गाइडलाइन आपको अभी बताई जाएगी वो यूएचएस के अकॉर्डिंग होगी, बट वो बाकी सब कॉलेजेस में फिर भी फॉलो हो सकती है एक्सेप्ट किंग एडवर्ड। चले, अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन जो लिपिन कोड से करना है। जो लिपिन कोड से टॉपिक करने हैं ना, वो अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो क्या फायदा होता है, उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। लिपिन कोड से सबसे पहला टॉपिक विटामिन। विटामिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यूज एससीक्यूज। और ये आप लोगों ने करना है लिपिन कोड से, सोनली लिपिन कोड से। और ये विटामिन का अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो ना, आप लोग पढ़ सकते हैं। विटामिन B9 B12 अच्छे से करना। सबसे ज्यादा एससीक्यू इसमें से आना है, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसमें से आने हैं। प्रोफ में एक टीचर का कंप्लीट वाइवा इसमें से होता है। जिस टीचर के पास वाइटामिन होता है ना, वो यूजुअली वाइटामिन के अलावा वाइवा लेता ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो वाइटामिन आपको होने चाहिए फिंगर टिप्स से। तो ये आप लोग दूसरी जो गलती करते हैं, स्ट्रक्चर्स करने लग जाते हो। स्ट्रक्चर्स नहीं करने होते। स्ट्रक्चर्स को छोड़ो, बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं होती। कुछ स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मेंशन्ड होता है गाइडलाइंस में। जो स्ट्रक्चर्स मेंशन नहीं है वो आपको बायोकेमिस्ट्री में करने की जरूरत नहीं है।
तो आप लोगों ने लिपिन कोट अच्छे से करनी है फॉर वाइटामिन। वाइटामिन आपकी फिंगर टिप से होने चाहिए, जहां मर्जी से इसके अलावा करें, लेकिन लिपिन से करने हैं। बुक की लाइंस, लिपिन की लाइंस एमसीक्यूज आएगी आपके वाइटामिन में। लिपिन की लाइन एमसीक्यूज होती है। हीम एंड पोरफायरिन एक चैप्टर होगा। हीम और पोरफायरिन जो आप प्रोटोपोरफायरिन जो होते हैं, ये आप लोगों ने करना है लिपिन कोट से। ये भी लिपिन कोड की लाइंस एमसीक्यूज आएंगी। इसका एक हिमाचूरिया वाला नहीं था, पोरफायरिया वाला एक टेबल होगा, उसमें से बड़े एमसीक्यूज बनते हैं। जो लिपिन कोड के टॉपिक्स है ना, जो स्पेसिफिकली लिखे लिपिन में है, उसमें वो आते भी लिपिन से, उसके एमसीक्यूज भी लिपिन की लाइंस बनी होती है। तो वाइटामिन लिपिन की लाइंस एमसीक्यूज नजर आ रही होंगी आपको, और इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइटामिन है। फिर हीम एंड प्रोटोपोरफायरिन आपने लाजमी लिपिन कोड से करना है। कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस, ये आप लोग का लिखा हुआ है लिपिन कोड में बहुत अच्छा। ये एक टेबल है, कार्बोहाइड्रेट सारा एक तरफ, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस एक तरफ। तो कार्बोहाइड्रेट में से ऑलमोस्ट 50 to 60% पेपर सिर्फ इस एक टॉपिक में से आएगा, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस। तो आप लोगों ने अच्छे से करना है ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन लिपिन से, आपने अच्छे से वाइटामिन लिपिन से, हीम और प्रोटोपोरफायरिन ये अच्छे से आप लोगों ने करने हैं लिपिन कोड से। सही हो गया। लिपिन कोड से फिर प्रोटीन के चैप्टर्स है, 2-3 चैप्टर्स होंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ होते थे। तो ये आप लोगों ने प्रोटीन के चैप्टर और जो कोलेजन वाले चैप्टर है, ये भी आप लोगों ने कर लेने हैं लिपिन कोड से। तो लिपिन कोड की जो चीजें हैं, याद रखिएगा कि लिपिन कोड की जो चीजें जो लिपिन में लिखी है, वो आने हैं एमसीक्यूज बुक की लाइंस, तो वो अच्छे से आना चाहिए। अब आ जाते हैं जो इसमें नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का गैग्स मैंने आपको बता दिया लिपिन कोड से करना है। गैग्स के अलावा जो सारे टॉपिक्स हैं, वो आप लोग यू कैन यूज सत्या। अब सत्या ज्यादातर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सत्या के अलावा आप उधर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, यू कैन यूज चैटर्जी। चैटर्जी में भी अच्छा लिखा हुआ है, यू कैन यूज चैटर्जी। आप लोग वो बहुत अच्छे से करना। फिर उसके बाद उसके अलावा लिपिड के लिए भी चैटर्जी यूज कर सकते हो, इसके लिए भी चैटर्जी यूज कर सकते हो, लेकिन सत्या ज्यादातर यूज की जाती है। आप लोग पास क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना। और आई विल रिकमेंड जो सत्या की चीजें है ना, उसके बनाए नोट्स अच्छे वाले। वो नोट्स आपको क्या फायदा देंगे, एंड पे आप लिपिन कोड और सत्या के नोट्स को रिवाइज करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके नोट्स बना लें। तो एंड पे आपको बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करना भी सबसे आसान होता है, और बायोकेमिस्ट्री में मार्क्स लेना भी सबसे आसान हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस वाला चैप्टर आप लोगों ने सत्या से नहीं करना। सत्या से अक्सर लिखा होता है, अक्सर बताया भी होता है, वो चैटर्जी से करें। चैटर्जी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसमें आपको बताया होगा व्हाट इज एसिडोसिस, व्हाट इज अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सही हो गया। अब फिर आ जाते हैं कि हमारे पास सत्या और मुश्ताक में से कौन सी बेहतर बुक है। आई डोंट रिकमेंड मुश्ताक, इट इज नॉट वेरी वेल रिटन। यू कैन गो फॉर चैटर्जी इंस्टेड ऑफ मुश्ताक। सत्या इज बेटर बुक बिकॉज वो रिटेन एटलीस्ट रहेगी। मुश्ताक में बहुत सी चीजें लिखी हैं विच इज नॉट योर रिक्वायरमेंट एज वेल। मुश्ताक में से जो चीजें बस करनी है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स होती है। अच्छा, आपको लिपिन की चीजें बता दी। विटामिन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लिपिन, हीम एंड प्रोटोपोरफायरिन्स, प्रोटीन के 3 चैप्टर, और ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस, ये आप लोगों ने कर लिया लिपिन कोर्स से। जब आप लोगों ने आना है सत्या पे, तो सत्या वाली चीजें आप लोग चैटर्जी से भी कर सकते हो, और सत्या वाली चीजें सत्या करने के बाद आप लोग घाट पर में से उसके रिलेटेड टेबल्स अवेलेबल है, वो देख सकते हो। सिर्फ टेबल्स की बात करो, अंदर वाला कंटेंट आपके लेवल का नहीं है, ना ही वो प्रूफ में आना है। तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट इस तरह करने हैं। फिर उसके बाद लिपिड्स आ जाता है। लिपिड्स भी सत्या कवर कर देती है। कुछ चीजों के लिए आप लोग एक बार देख सकते हो इफ यू वांट टू सी चैटर्जी। एसिड बेस बैलेंस के लिए करना ही चैटर्जी है। न्यूक्लियोटाइड वाले चैप्टर के लिए आप लोग डिफरेंट बुक्स यूज कर सकते हो। उसकी बुक याद रखिएगा, जो न्यूक्लियोटाइड वाला होता है उसमें उसका नोमेनक्लेचर होता है कि किस तरह इसकी नंबरिंग की जाती है, कि कार्बन कहाँ पे है, नाइट्रोजन क्या, प्यूरीन्स और पाइरामिडीन्स की। वो नंबरिंग डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट होती है, वो अच्छे से कर लेना, उसमें से 2 या 3 एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो ये आप लोगों ने, मुश्ताक इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। जो आपने मेन गाइडलाइन देखी होगी, एक गाइडलाइन में मुश्ताक के अंदर से चीजें बताई हुई हैं, लेकिन मुश्ताक की जो सारी चीजें बताई हुई हैं वो इसलिए बताई हैं कि उसको, अगर आपको सत्या से समझ नहीं आ रहा, आप लोग उसको शॉर्ट लिस्ट कर ले सत्या पे। मुश्ताक को एज अ बुक नहीं रखना,
उसको शॉर्ट लिस्ट जरूर कर सकते हैं, मुश्ताक को शॉर्ट लिस्ट करके अपने नोट्स बना लें, बट मुश्ताक को एज अ बुक यूज ना करें, क्योंकि एज अ बुक आप लोग जब यूज करेंगे एंड तो वो रिवीजन में बहुत ज्यादा तंग करेगी। एंड पे आप लोगों ने कोशिश करना है कि 2 बुक्स रिवाइज करें, लिपिन और सत्या। रिवाइज करने के लिए 2 बुक्स रखें, बाकी शॉर्टलिस्ट करने के लिए बेशक ज्यादा बुक्स रख लें, और उसमें से भी रिवीजन में आप लोगों ने कोशिश करना है जो सत्या है और बाकी बुक्स है इनकी शॉर्ट लिस्टिंग ज्यादा करें, लिपिन कोड की शॉर्ट लिस्टिंग की जरूरत नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ लिपिन कोड। लिपिन कोड का जो लिपिन कोड से करना है वो सारी लाइंस करनी है, हर चीज आनी चाहिए, बिकॉज लिपिन कोड की लाइंस एमसीक्यूज है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफ में बैठ के आपको ये बात याद आएगी। whenever you will see the prof paper you will come to know that almost जो लिपिन कोड की चीजें थी ना वो लाइन टू लाइन आ रही हैं, और जो फिर सत्या और मुश्ताक और चैटर्जी की चीजें वो आप लोग शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, वो आप लोग की चीजें कवर करवा देंगी। एंजाइम वाला चैप्टर जो है उसमें याद रखिएगा एंजाइम्स का जो क्लासिफिकेशन होती है वो मुश्ताक से करनी है, उसको शॉर्टलिस्ट कर लें। अदरवाइज गाइडलाइन में एक टेबल बनाया हुआ है वो मुश्ताक से ही बनाया हुआ है, गाइडलाइन में टेबल एडेड है वो मुश्ताक से ऐड किया गया, वो मुश्ताक की क्लासिफिकेशन से बना के ऐड किया गया। उसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम मार्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर क्लिनिकल लाइफ। कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप ब्लड टेस्ट कराते हो, आप कहते हैं इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ था। कैसे आपको पता लगा कि इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है? एक पेशेंट आया, उसके ब्लड टेस्ट से आपको पता लगा कि इसको लिवर डिजीज है। कैसे आपको पता लग गया? कोई बंदा है, आपको पता लगा इसका ये ट्यूमर है, आपको कैसे पता लगा? जो आपके सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर डिफरेंट मार्कर्स होते हैं। जब आपका सेल खराब होता है व्हाट विल हैपन? वो सेल बर्स्ट करता है, जब वो सेल बर्स्ट करता है उसके अंदर के मार्कर ब्लड में आ जाते हैं। तो अगर ब्लड में उन मार्कर्स का लेवल ज्यादा हो गया तो आपको पता लगता है उसको ये डिजीज हुई है। तो ये मार्कर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एंजाइम मार्कर्स। तो ये जहां पे भी लिखे हों, सत्या से करें, जहां मर्जी से करें, ये आपने अच्छे से करने हैं और सारे करने हैं। पीएच बफर्स के लिए आप लोग को चैटर्जी मैं बताऊंगा कि चैटर्जी आप लोग करें, बिकॉज इट इज वेरी वेल रिटर्न, आपके सेकंड ईयर में भी काम आएगी। चलें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को जितना मैक्सिमम कवर करवा सकता था वो कवर करवा दूं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको सारी गाइडलाइंस दे दूं। आई होप आप लोग को फायदा हुआ होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आप लोग को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आई ट्राइड कि आप लोगों को इतनी अच्छी गाइडलाइन मिले, बिकॉज बच्चों जिस तरह की आप लोग को गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है, इस तरह की गाइडलाइन जितने आपको डेडिकेटेड एडमिन प्रोवाइड किए गए, हर चीज प्रोवाइड की गई है, इस तरह की गाइडलाइन नहीं मिलती। आप लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी है, इट ऑल अप टू यू कि आप लोग इसको अवेल करना चाहते हो कि नहीं अवेल करना चाहते। इट्स ऑल अप टू यू, आप लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते। 5 साल बाद आप लोग ही रिग्रेट में होंगे, आप लोगों को ही नुकसान होगा, तब भी आप खुद ही बैठ कर सोच रहे हो कि काश पढ़ लिया होता। सीनियर्स आपको कभी भी सही गाइड, बहुत से सीनियर्स होते हैं जो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बट कुछ सीनियर्स नहीं भी गाइड करते हैं। उसकी रीजन ये है कि देखें, किसी ने अच्छा नहीं पढ़ा लास्ट ईयर, वो आपको गाइड करेगा बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ नहीं करना, बस पास होना होता है, एमबीबीएस एंजॉय करो। एंजॉय करो, एंजॉय करने का तो मैं रोक ही नहीं रहा, एंजॉय करने के साथ अच्छा पढ़ो। उसकी रीजन क्या है? जब आप लोग आओगे ना फील्ड में, आप लोगों के जो लाइक जूनियर्स आएंगे वो आपको काट के आपके सीनियर बन जाएंगे। जिस दिन वो आपके सीनियर बनेंगे ना, उस दिन आप लोग को इस बात का एहसास होगा। वो एहसास 10-15 साल बाद होना है, अभी नहीं होना। तब आपको, जिन्होंने ये बात मजाक ली थी या मजाक लगती है, वो ये बात अभी बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि आप लोग अभी भी सोचे तो मजाक तो वैसे लगेगी भी नहीं, लेकिन ये होगा। बहुत से आपके जूनियर्स आपके सीनियर्स होंगे, बहुत से जूनियर्स होंगे, आप एसोसिएट असिस्टेंट डेमो बैठे होंगे, वो आपके प्रोफेसर लगे होंगे और आप उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके जूनियर्स आपको रूल करें। अगर आप लोग चाहते हो तो अभी बेशक ना पढ़ो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जो आपका एक स्टेटस है, जहाँ जो आपका एक स्टैंडर्ड है आपका मेंटेन रहे, तो अच्छा पढ़ो। नेक्स्ट अब कुछ एडवाइजेस आपको जनरल लाइफ की जो मैं अब देना चाहूंगा कि डिस्टिंक्शन कैसे आती है। ये बहुत पूछा जाता है। गाइडलाइन ऑलमोस्ट बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं। एक में स्टूडेंट ने गाइडलाइन फॉलो की, उसकी सेकंड पोजीशन है, और 100 ऑफ स्टूडेंट्स की पोजीशन है। एफएमयू के फर्स्ट वाले ने हमारी फॉलो की थी, थर्ड वाले ने की हुई थी। क्यों पोजीशन आ गई, क्यों आ गई? अब देखें, जब पोजीशन और डिस्टिंक्शन की बात आती है उसमें कुछ ना कुछ लक भी होती है। तो इस वजह से
लक किन की चलती है, लक में बहुत मैटर चीज आती है, आप लोगों की कितनी हेल्प कर रहे हो। हेल्प करना ये नहीं होता कि आप लोगों ने किसी का फ्री इलाज करना है, हेल्प में आपका 5 रुपए भी होते हैं, 10 रुपए भी होते हैं। हेल्प में आप किसी दोस्त को कोई मसला हो रहा है उसकी हेल्प कर सकते हो, किसी को मेंटली हेल्प कर सकते हो, किसी भी तरीके से हेल्प हेल्प होती है। सही हो गया, तो आप लोग अपने आसपास सराउंडिंग में लोग देखा करो जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। ये सब कुछ मिलके अपना अच्छा पढ़ो, लाइफ एंजॉय करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बुक्स उठा के नहीं बैठ जाना, पढ़ो, अच्छा पढ़ो, लेकिन बुक्स सब मैं बताता हूँ कैसे। आप लोग सारी बैच पार्टीज होंगी, एंजॉय करो। क्लास ट्रिप्स होंगे, लाजमी जाओ। क्लास ट्रिप तो मिस करना सबसे बड़ी गलती होती है जिंदगी की, आप लोगों ने वो नहीं करनी। क्लास ट्रिप एंजॉय करो। ईद आती है, एंजॉय करो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। 2 दिन ईद के घर वालों के साथ बैठ के गुजार लोगे, नहीं आप लोग का कोर्स पीछे हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई इवेंट आता है, कोई शादी आती है, जरूर जाओ, एंजॉय करो। हर चीज अपनी लाइफ के साथ लेके जाओ। फिर टेस्ट आ जाता है, 4-5 दिन बैठो, अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर करो। वो टेस्ट बहुत अच्छे से दो। जिस दिन टेस्ट खत्म हो उस दिन बाहर चल जाओ, किसी मॉल पे चल जाओ, कहीं पे जहां पे भी हो, लाहौर में एम्पोरियम चल जाओ, पैकेज चल जाओ, जहां पे भी जाना है, दोस्तों के साथ फिरो। अगले 2-3 दिन रेस्ट करो, फिरो, जो मर्जी करो। उसके बाद जब अगला टेस्ट है, 4-5 दिन लगा के वो टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करो। डेली का काम डेली अगर कर सकते हो तो जरूर करो, उससे प्रेशर नहीं आएगा। एक सब्जेक्ट को डेली डेली करने की कोशिश करो, बाकी टेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। जब आते हैं सेंडअप्स और प्रोफ की बारी, तो ये होते हैं ऑलमोस्ट 4 मंथ, 3 से 4। ये 3 से 4 मंथ अपने लाइफ के आपने डेडिकेट करने हैं अच्छे से। अब उसमें आप लोग फिर क्या करते हो, इतने पढ़ो, किसी दिन एग्जॉस्ट हो जाओ तो थोड़ी देर बाहर फिरने चल जाओ, हफ्ते में एक बारी या 2 हफ्ते में एक बारी। जब सेंडअप्स की और प्रॉफ की बारी आएगी तब की बात करो, अभी की बात नहीं कर रहा। तब इतना कर लो, सेंडअप्स दो, सेंडअप्स दे के फिरने जाओ। इस तरह करके अपनी लाइफ को मेंटेन रखो, लाइफ का बैलेंस मेंटेन रखो। जब आप लाइफ का बैलेंस मेंटेन रखोगे तो आप एग्जॉस्ट नहीं होगे, वरना आप फर्स्ट ईयर में इतना पढ़ोगे, डिस्टिंक्शन नहीं आएगी, एग्जॉस्ट हो जाओगे। डिस्टिंक्शन, बहुत से आप लोग ऐसे बच्चे देखोगे जो एंजॉय भी करते हो। अक्सर डिस्टिंक्शन में बहुत ज्यादातर वो होते हैं जो एंजॉय नहीं भी कर रहे होते। स्टिल आई also enjoyed my life, still I got distinction as well. So I am telling my experience कि आप लोग आखिरी 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ो, बाकी अपने टेस्ट बहुत अच्छे से तैयार करो, लाइफ लाजमी एंजॉय करो, लोगों की हेल्प करो। डिस्टिंक्शन भी आएगी, नंबर भी आएंगे, लोग भी आपको जानते होंगे, लोग आपको सुनेंगे भी, आपकी बात मानेंगे भी। सो ये आप लोगों की, आई ट्राइड माई बेस्ट के जिस तरह से आपको गाइड करना चाहिए करूं। बाकी आप लोग ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ डू गिव योर रिव्यूज, बिकॉज आप लोग के रिव्यूज के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वेबिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसका कितना फायदा होगा, किस चीज का आप लोग फर्दर चाहते हो कि वेबिनार करवाए जाए। यस, बायोकेमिस्ट्री की कंपाइल हुई बुक काफी अच्छी है, इट इज मोर देन इनफ, बट अगर आप उसको प्रिंट करवा लेते हैं, अदरवाइज आप वो वाले टॉपिक्स को मार्क करके कर सकते हैं। यस, यू कैन यूज दैट बुक एज वेल। So this is all from my side. Do pray for me as well. So I tried my best to give you best. So अब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आई होप यू पीपल विल डू बेस्ट इन द प्रॉफ एग्जाम एज वेल। सो you can watch our videos and you can subscribe our channel. I hope you people will like our videos because it is according to UHS or it is according to द प्रॉफ और क्लिनिकल लाइफ, हर चीज के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। एमसीक्यूज बुक बायोकेमिस्ट्री की ऐसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट अच्छी नहीं है। अगेन मैंने आपको बताया कि लाइंस आएंगी इसकी, तो आप लोगों ने अगर एमसीक्यूज बुक लेनी है तो चैटर्जी यूज कर सकते हैं, या हाशमी एक बुक होगी वो यूज कर सकते हैं। दीज टू बुक्स कैन बी यूज फॉर द बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यूज। यस, मॉड्यूलर सिस्टम की गाइडलाइंस भी अवेलेबल है, मॉड्यूलर की अलहदा से भी बनाई हुई है। सो आप लोग को मॉड्यूलर की साल अलहदा से बनाई है, नम्स की साल अलहदा से बनाई है, यूएचएस की अलहदा है, एफएफजे की अलहदा है, सबकी गाइडलाइंस अवेलेबल है। आप लोगों के अलहदा ग्रुप्स बनाए गए हुए हैं व्हाट्सएप के, उधर हर तरह की गाइडलाइन उनके बेस्ट स्टूडेंट्स गाइड करेंगे। वो सारे ऑलमोस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को टेंशन की जरूरत नहीं। आप किसी भी सिस्टम के इस साल फर्स्ट ईयर के लिए हर तरह की गाइडलाइन अवेलेबल है।
एंड लास्ट थिंग रिगार्डिंग मिनरल्स, सो मिनरल्स आप लोग सत्या से कर सकते हो, इन पे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है आप लोग अच्छे से कर लो, बाकी मिनरल्स को जस्ट रीड कर लो, मिनरल्स पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। चलें, अल्लाह हाफिज़, और ज़रूर अपने दोस्तों को करिएगा मैक्सिमम, सो और दुआओं में याद रखिएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस।